तो वेलकम टू AWS Solution Architect Associate Training। ये सेशन रिकॉर्ड होता है so that you can rewatch it at a later time and preferably keep yourself on mute अगर आप नहीं कुछ बोल रहे हो, ताकि रिकॉर्डिंग साफ सुथरी रहे। बच्चे रोने की आवाज़ या कोई बर्तन गिरने की आवाज़ वगैरह ऑल काइंड ऑफ नॉइजेस ना रहें। आई स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग क्या क्या हम कंटेंट कवर करने वाले हैं और कैसे कैसे कंटेंट कवर करेंगे, एंड जो आपको ट्रेनिंग मटेरियल मिला है यहाँ से उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। देन कंटेंट वाइज क्या क्या कवर होगा, फिर अगर कोई आपकी भी क्लैरिफिकेशंस रहें कि कोई एक सर्टन टॉपिक या किसी चीज से रिलेटेड फर्दर क्लैरिफाई करना हो तो वो आप पूछ सकते हो। सो टू बिगिन विद, व्हाट वी डू इज वी, फॉर एवरी ट्रेनिंग we give the student something called a notes handout, which is the note that we think कि जो पर्सन ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, जो उसके लिखने लायक चीजें हैं, वो हम उसे नोट्स हैंडआउट में दे देते हैं। द पर्पस ऑफ इज दिस नोट्स हैंडआउट इज कि आप जब ट्रेनिंग अटेंड करो तो आप लिखने पे ध्यान ना दो। ठीक है, वैसे भी ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो अगर आपको लिख के भी नोट्स बनाने हो तो यू कैन री वॉच इट एट अ लेटर टाइम एंड बिल्ड दोज नोट्स। क्योंकि जनरली या तो आप ढंग से सुन रहे होंगे बात, या तो आप यू कैन डू लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग समथिंग एट एनी गिवन टाइम, नॉट ऑल ऑफ द थिंग्स एट द सेम टाइम। तो इसलिए नोट हैंडआउट का पर्पज ये है कि आप डेफिनेशंस हैं या जो वर्थ नोटिंग डाउन चीजें हैं, इस तरह की चीजें आप यहीं पे देख लो। एंड देन ये हार्ड कॉपी फॉर्मेट में जो आपको मिलता है उसमें ऑलमोस्ट हर पेज पे 2 स्लाइड्स हैं, तो जो भी मैं थ्रू आउट द ट्रेनिंग स्लाइड्स यूज करूंगा, कुछ इमेजेस कुछ डायग्राम्स यूज करूंगा टू एक्सप्लेन थिंग्स, तो आप इसको खोल के रखो। आप उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से। ट्रीट दिस नॉट लाइक अ बुक, ट्रीट दिस लाइक अ नोट्स एंड कस्टमाइज दिस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड जनरली मेरे पास जो फीडबैक रहा है वो ये रहा है कि पीपल कस्टमाइज दिस एट अ लेटर टाइम, जब वो रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, rather than कस्टमाइजिंग इट लाइव जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं। सो ये पर्पस क्या है इसका आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने वो सारी चीज़ें जो मैं थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग यूज़ करूंगा, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम कोर्स ओवरव्यू, and then many things are very difficult to actually write, many diagrams are little bit more complicated, so you can't draw them completely if you make notes using pen and paper। जैसे इस तरह का कोई डायग्राम है, ये बहुत टाइम लग जाएगा आपको नोट करने में, तो इसलिए आपको ये हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्मेट में हम दे देते हैं। आई एम एज्यूमिंग अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज जो आपको ऑलरेडी होगी। क्या मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं वो भी क्लियर कर दूं। आई एम एज्यूमिंग कि आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स क्लियर हैं। नेटवर्क फंडामेंटल्स मतलब क्या, कि जैसे टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, सबनेट क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, राउटिंग क्या होती है, बेसिक। आई एम नॉट सेइंग होल लाइक सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट वाला सीसीएनए, बट काइंड ऑफ लाइक अगर आपने सीसीएनए पढ़ा हुआ है तो देन यू आर ऑलरेडी। इफ इन केस आपने सीसीएनए वगैरह नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम। अराउंड यू कैन से 1/4 of the CCNA concepts, 1/4 और 1/3 of CCNA concepts are involved here, क्योंकि वो नेटवर्क फंडामेंटल से रिलेटेड होती हैं चीजें। अब क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इस चीज की नॉलेज नहीं रखते हैं नेटवर्क की, तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जहाँ से आप ट्रेनिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो वहां पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे 5 वीडियोस होंगी, अप्रोक्स 2 आवर्स ईच, लगभग 10 से 11 घंटे का कंटेंट, जिसमें वो नेटवर्क की चीजें डिस्कस की हुई हैं जो हम एज्यूम कर रहे हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि इफ इन केस आपने नेटवर्किंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो उस पार्ट को देख के आप उस बेसिक नॉलेज को गेन कर लो। एंड अगर आप, ये ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि कल तक ही मेरे को चाहिए, यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन टेक अ वीक्स टाइम। नेक्स्ट वीकेंड जो हम क्लासेस करेंगे, अगर तब तक आपने ये कंटेंट खत्म कर दिया तो अच्छी बात है, वरना उसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा। बट यहाँ क्या होगा, आगे चल के हम क्लाउड में जब नेटवर्किंग वाले पार्ट्स देखेंगे, कि जब हम सर्वर्स चला रहे हैं तो उसमें ये आईपी एड्रेस किसी को दिया है एंड ऑल, तो तब आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, ये मैं एज्यूम करूंगा। एंड अगर वो नहीं होगी देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, जैसे आप देखोगे नोट हैंडआउट में ही
आपको जब स्लाइड नंबर 1 के बाद ये 2 में कोर्स ओवरव्यू दिख जाता है, देन 3 में सर्टिफिकेशंस, आई विल कम टू व्हाट ऑल सर्टिफिकेशंस ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। ये जो पार्ट स्लाइड नंबर 4 से नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन, वी हैव इंक्लूडेड सम बेसिक कांसेप्ट सो दैट इट इज मोर कंफर्टेबल टू बिगिन क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसमें थोड़ा फालतू इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। फालतू इन्फॉर्मेशन इसलिए भी रखी है क्योंकि अगर आपको कई बार एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करना हो तो कुछ नॉलेज चाहिए होती है, बीच की भी, मतलब ए से सी टॉपिक कनेक्ट करना हो तो बी के बारे में बताना पड़ता है। मे बी बी आपके लिए क्लाउड जर्नी में रेलेवेंट नहीं होगा, स्टिल थोड़ा सा फालतू भी डिस्कशन उसमें होगा। This section contains more information than you need to know. We have started in those videos all the way from what is networking से TCP क्या होता है, सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, राउटर क्या होता है, ऐसे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सारे हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। एंड जितना आप उसको कवर कर लो उतना अच्छा रहेगा। बीच में हमने छोटी छोटी चीज़ों का डिस्कस किया हुआ है, जैसे SSH क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, और बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स के बारे में, IPv4 एड्रेसिंग, क्लासेस क्या होती हैं, सबनेट क्या होता है वगैरह। और अगर आपने CCNA पढ़ रखा है तो ये सब आपको फिर वो देखने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। यू कैन मेक द लिस्ट वेयर यू कैन स्किप ओवर दिस थिंग। अगर आपको रिवाइज करने के लिए चाहिए तो यू कैन स्टिल वॉच इट। इसमें हमने कई छोटी छोटी और चीज़ों का डिस्कशन किया हुआ है फर्दर। नैट क्या है, तो ये स्लाइड नंबर 4 से लेके जो इंट्रोडक्टरी है चीज़ें, फायरवॉल क्या होती है, IP एड्रेसिंग क्या होती है, स्लाइड नंबर 160 तक का कंटेंट, स्लाइड नंबर 4 से 160 तक का कंटेंट मैं यहाँ लाइव क्लास में कवर नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज देन इट बिकम्स ऑल्सो बोरिंग फॉर पीपल हु ऑलरेडी हैव दैट नॉलेज। तो इसलिए वो वाला पार्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। आई विल बी स्टार्टिंग व्हेन आई विल स्टार्ट टुडे कंटेंट AWS का डिस्कशन। क्लाउड में मैं कुछ एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट एज्यूमिंग यू नो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज AWS एंड ऑल। वो सब मैं आपको बेसिक स्क्रैच से ही बता रहा हूँ। वैसे आपको और थोड़ा अगर फालतू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन करना हो तो यू कैन फाइंड अ फ्यू थिंग्स ऑन iMerita चैनल एज वेल, ओके। जैसे कुछ वीडियोस ये डाल रखे हैं 11-12 घंटे के, ये भी आप देख सकते हो। दिस इज एडिशनल नॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये देखो ही देखो, बट जितना ज़्यादा आपको नॉलेज कोर फंडामेंटल्स के बारे में उतना अच्छा है। ये वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आई विल कम बैक टू वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट नोट्स हैंड आउट। दिस ट्रेनिंग इज़ वेरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। कई सारी चीज़ें वैसे क्लाउड की समझ भी नहीं आती हैं अगर आप लैब नहीं देखोगे। तो व्हाट वी विल बी डूइंग और हाउ वी विल बी डिलीवरिंग दिस ट्रेनिंग इज, हम कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस कंसेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे जैसे हमने पढ़ा था वो वैसे ही फंक्शन कर रहा है कि नहीं। थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग ऑलमोस्ट शुरू के 1-2 क्लासेस छोड़ दो, मे बी आज की मैं उतना प्रैक्टिकल में नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि थोड़ा सा मेरे को बिल्टअप बताना पड़ेगा आपको, बट ऑलमोस्ट कल की क्लास से तो आप ये एज्यूम करो कि हर दिन कुछ ना कुछ लैब होगी। वी विल बी रनिंग सर्वर्स, विल बी डूइंग थिंग्स, रिस्ट्रिक्टिंग थिंग्स एंड ऑल। एंड इफ यू वांट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग, आपको इन 2 से 3 घंटे जो हम क्लास के निकाल रहे हैं इनके अलावा टाइम निकालना पड़ेगा फॉर द ट्रेनिंग एंड डूइंग लैब प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम द क्लास टाइम। प्रेफरेबली आप या तो क्लास जैसे 12 से 3 है तो या तो इससे पहले निकाल लेना, जहां आप बैठ के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो और खुद वो काम करके देखो जो मैंने करके दिखाए होंगे। यहाँ लैब्स कहाँ होंगी, लैब्स आप क्लाउड पे ही करोगे। जैसे जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होने हैं वो हम AWS के ही पोर्टल को एक्सेस करेंगे और वहीं पे हम इन चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे। सो आई विल बी शोइंग यू लैब ऑन AWS और आपने भी लैब AWS के ही पोर्टल पे करनी। अब इसमें यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा AWS का, एंड जब आप वो अकाउंट क्रिएट करोगे उसमें आप ही अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालोगे, बिलिंग आपको ही आएगी। बट अगर आप ढंग से बात सुनोगे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर बिलिंग आपकी होनी चाहिए। AWS वाले लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं करते कि बहुत ज़्यादा उनका बिल बना लो। कई चीज़ें आपको जो हम यूज़ करेंगे ट्रेनिंग के लिए वो फ्री में मिलेंगी। उन्होंने एक सर्टन लिमिट तक के यूज़ के लिए उसको फ्री में बना रखा है। फ्री वाली लिमिट्स को क्रॉस करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनके लिए हमें ऐसा पेड वाला काम करना पड़ सकता है। इफ़ यू लिसन केयरफुली एंड डू ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग,
तो मोस्ट लाइकली आपका मंथली बिल 10, 20, 30 रुपए, मे बी मैक्सिमम 50 या 100 रुपए मंथली कह रहा हूं मैं, एक मंथ का, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसमें जो सबसे महंगी चीज है थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग, जो हमें सबसे खर्चे वाला काम आपको करना पड़ेगा, वो है डोमेन परचेज का। अगर आप वो वाले प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना चाहते हो, इफ यू डोंट वांट टू परचेज अ डोमेन, देन इट्स फाइन, यू कैन सी द प्रैक्टिकल आई विल बी शोइंग यू। बट इफ इन केस आप डोमेन परचेज करते हो, तो ये लगभग आपको 200 से 300 रुपए का डोमेन खरीदने को ये खर्चा पड़ेगा लैब में। बाकी ऑलमोस्ट कोई खास बिलिंग नहीं होनी चाहिए आपकी लैब्स करने के लिए। वैसे हमने एक लैब वर्कबुक बना रखी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि पहले ये करो, फिर स्टेप 2 ये करो, स्टेप 3 ये करो एंड ऑल। बट इफ इन केस, क्योंकि देखो लैब वर्कबुक जब बनाई है, ये हर बार एडब्ल्यूएस वाले कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं एवरी, आई वुड से इवन कई बार मैंने ऐसा देखा है कि मैंने कोई ट्रेनिंग शुरू की, जैसे आप लोगों की आज ट्रेनिंग शुरू की, और बाय द टाइम वी आर नियर द एंड ऑफ द ट्रेनिंग तो कुछ बदल दिए चीज़ें उसके स्क्रीन के लेआउट में या जीयूआई में। सो बिकॉज ऑफ दैट आप इसमें क्या कर सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, रेदर देन डूइंग जस्ट लैब वर्कबुक। क्योंकि जब मैं आपको लाइव यहाँ प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा तो मैं लेटेस्ट वाले पे ही कराऊंगा। इफ इन केस देयर इज, व्हाट मैनी पीपल डू इज दे विल प्ले द वीडियो, एंड व्हाइल दे आर वॉचिंग दैट वीडियो वो पैरेलली लैब करते जाते हैं, तो यू कैन फॉलो दैट एज वेल। So there is note handout, there is lab workbook. These things how to utilize. I hope you understand. Okay. Any questions till now? Baki, feel free to unmute yourself and ask questions whenever you have some question. Okay. Hello. Yes. Yeah, so I wanted to know where are those 5 videos and what are those, means where can we access that? जहां आपने अभी लाइव क्लास ज्वाइन की है ना, अगर अभी ऐड नहीं किया होगा उन्होंने तो दे ऐड इट, वहीं पे आपको नीचे जहां लाइव क्लासेस का सेक्शन बना हो उसके नीचे आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे लेफ्ट साइड में आपको वीडियोस दिख जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? हाय विवेक दिस साइड। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जो हम कोर्स कर रहे हैं ये ऑफिशियल एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड जो करिकुलम है उसके टास्क लिस्ट से मैच करेगा, बिकॉज उसमें कुछ टास्क दिए हुए हैं, आफ्टर सर्टेन कंटेंट यू विल बी एबल टू डू दीज टास्क, तो वो हम वो एग्जैक्टली वैसे ही कवर करेंगे, देयर विल बी अ डिफरेंस? देखो क्या होता है कि ना, करिकुलम बनाने वाले बना लेते हैं, बट थोड़ा सा इधर उधर उसमें कई बार फालतू जाना पड़ता है और कई बार थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द वे दे डिजाइन द करिकुलम। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल वेयर आई हैव अ, यू कैन से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद पीपल हु क्रिएट करिकुलम। ओके, ओके वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ना आपको एडब्ल्यूएस में सारी सर्विसेज के बारे में मालूम होगा थोड़ा थोड़ा, मतलब व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट करके। ओके एंड वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अप्रॉक्स 250 सर्विसेज हैं। हाँ अगर और उनमें से कई इरेलीवेंट होती हैं सर्टन यूज केस के लिए। जैसे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो इमेज से रिलेटेड हैं, जो लेट्स से इमेज के कंटेंट को चेक कर सकती हैं कि उसके अंदर क्या है, और उसके हिसाब से लेट्स से वी आर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन जिसमें इमेज मॉडरेशन करनी है कि इमेज में ये चीज़ है या नहीं है। अब इस तरह की सर्विस का आपको तब तक यूज नहीं आएगा जब तक आप किसी उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं हो जहां जहां इस यूज केस को यूज कर रहे हैं। ऐसे ही देर आर सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू डेटाबेसेस, ओके, बहुत डीप में। तो दिस इज वेयर आई डोंट लाइक द करिकुलम पार्ट, जहां, क्योंकि क्या है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस बिजनेस डोमेन में, आईटी के भी किस पार्ट में इन्वॉल्व हो। यू कांट बी ऑल, मतलब पूरा आईटी एक डिपार्टमेंट है ना, यू कांट लर्न एवरीथिंग, ठीक है। यू कांट बी मास्टर इन नेटवर्किंग एंड मास्टर इन डेटाबेस एंड मास्टर इन प्रोग्रामिंग एंड सारा कुछ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा करिकुलम में गड़बड़ है, बट वो हम चाह के भी फिक्स नहीं कर सकते। तो टास्क वाइज जो बात है, देखो हम थ्रू आउट दिस चीज क्या करेंगे ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, हम जैसे जब हम लेट सपोज नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो लाइक वी विल बी going and building a network here. We will be running machines in it. When we talk about जैसे Windows machines या Linux machines, तो we will go and step by step, you know, do the things to launch a machine. तो उसके हिसाब से आपके वो tasks cover हो जाते हैं। But frankly speaking, कुछ कुछ part ऐसा आपको हो सकता है लगे जहाँ थोड़ा सा आपको on your own self study करनी पड़ेगी। एक और पार्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कहाँ पे थोड़ा सा
AWS वालों को जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगता है। जैसे AWS के क्या है, दे हैव दीज वाइट पेपर्स विच आर काइंड ऑफ लाइक डिजाइन रिकमेंडेशंस एंड यूज केस वाइज, ठीक है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे हैं ये। अब इसमें क्या है, जैसे अगर हम वीडियो स्ट्रीमिंग का एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो आप इस वाइट पेपर को पढ़ोगे, यहाँ के डिजाइन प्रिंसिपल समझोगे, सिनारियो समझोगे, राइट, कि ओके कैसे चलता है ये। और ये अगेन पॉसिबल नहीं है कि आप दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज का डिजाइन समझ सको। ओके लाइक some of these white papers will be relevant to you if you are into gaming industry. Some of these white papers will be relevant to you if you are into databases and all, right? तो ये उस हिसाब से थोड़ा सा मेरे को इनका, समझ रहे हो ना कहाँ, मैच हाँ हाँ ओवरकिल हो जाता है वो। बेचारा क्या क्या सीखेगा। समझ गया। मैं मेरा ऐसे वाली क्वेश्चन इस चीज। कंटेंट में ये वाला तो आई एग्री। मेरा क्वेश्चन इस कंटेंट में था कि जब मैंने ये सर्टिफिकेशन के करिकुलम को एडब्ल्यूएस पे देखा तो उसमें जैसे वो क्या कहते हैं नॉलेज ऑफ दिस एंड स्किल्स इन दिस, उसमें एक सेक्शन आता है तो उसके जो स्किल्स इन स्टेटमेंट है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं लाइक अगर मैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट लेता हूँ तो उसमें वो बोलते हैं डिजाइनिंग अ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल स्ट्रेटजी टोकन सर्विस रोल स्विचिंग एंड क्रॉस अकाउंट एक्सेस। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम वो सब कुछ कर पाए, दैट्स नॉट फिजिबल समटाइम्स, बट हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो कि वो बोल क्या रहा है, इतना नहीं इतना वो पता लगता आपको हो जाएगी, ठीक है। है, ओके वो आपको हो हाँ जाएगी। हाँ बट कौन सी पार्ट सेल्फ स्टडी वाली रह जाती है मैं वो बता रहा हूँ, ओके ठीक समझ है। गया जैसे हाँ इफ यू आर मोर इन्वॉल्व इनटू डेटाबेसेस तो हम्म आपको ये वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क वाले वाइट पेपर्स आप पढ़ोगे कि हाउ डू आई मेक श्योर कि मेरा एक प्रॉपर डेटाबेस सेटअप डिप्लॉय हो, उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस कैसे होंगी वगैरह वगैरह। हम्म बट ये जैसे अगर डेटाबेस वाला बंदा ये पढ़ेगा उसके लिए फार मोर अंडरस्टैंडिंग आएगी आफ्टर अटेंडिंग द ट्रेनिंग। अभी तो ये पल्ले नहीं पड़ेंगे। पल्ले नहीं पड़ेगा हाँ हाँ अभी तो जैसे ये देख रहे हो, अब ये बता रहा है आपको कि भाई डिजाइनर एड नहीं पता सर्विंग पड़ रहा आर्किटेक्चर ऑन AWS है कैसे करना चाहिए। अब ये डायग्राम्स और ये सब, बट ये सारी चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। कि जैसे बोले कि नेटवर्क वाले को आप अगर उसको किनेसिस और डेटा फायर होस्ट वगैरह समझाओगे उसको समझ नहीं आएगा वो। हम्म। या जैसे ये डिप्लॉयमेंट का कोड बिल्ड कोड पाइपलाइन, मेनी ऑफ दीज थिंग्स मेक सेंस फॉर द डेवलपर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? फाइन, सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट हम क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे इसमें। ये ना एक उलझी हुई कहानी जैसा है AWS का कंटेंट। वैसे कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है। वील स्टार्ट फ्रॉम क्लाउड ओवरव्यू, AWS है क्या, कहाँ से आया, एंड बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। आई विल नॉट एज्यूम कि आपने क्लाउड पे कभी कुछ काम किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट वील स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। ओके, बट देन यहाँ क्या होता है, क्लाउड में आपके पास सर्विसेज होती हैं अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग सर्विसेज। जैसे हमारे पास IAM की सर्विस होती है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सो सपोज आई वांट टू हैव मल्टीपल यूजर्स विच यू विल डेफिनेटली वांट, राइट, क्योंकि जैसे हमारे पास जितना भी क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर है उस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए आप तभी मैनेज कर पाओगे ना जब आपके पास पूरी टीम के सारे लोगों के लिए अपने अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको इन सारी सर्विसेज का, थोड़ा थोड़ा। हम इनमें से कई चीज़ों पे 2-2 3-3 घंटे लगाने वाले हैं बाद में। सो आई एम जस्ट गिविंग यू काइंड ऑफ ट्रेलर फॉर द मूवीज जो आएंगी बाद। तो IAM इन्वॉल्व होता है यूजर से, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे सर्वर्स चलाएंगे, उनमें से लेट्स से मैं विंडोज़ के मशीन्स चला रहा हूँ। अब मैं जो मेरे विंडोज़ का एडमिन होगा, जो विंडोज़ सर्वर्स डिटेल में जानता है, उस बंदे को मैं इन सर्वर्स का एक्सेस देना चाहूँगा। बट मे बी द पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद डेटाबेसेस और द पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद सम अदर कोड और एनीथिंग, उसको नहीं देना चाहूँगा। तो इस तरह के आप IAM की सर्विस में क्या कर सकते हो, जिस जॉब रोल के हिसाब से जिस जिसको जो जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप उनके लिए इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हो, सो दैट दे कैन मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट जो उनके जॉब रोल से रेलिवेंट। तो IAM इस चीज़ का ऑप्शन आपको देता है। देन वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डिस्कसिंग EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2 क्या है? जैसे आप अल्टीमेटली जब क्लाउड चलाते हो तो आपको चीज़ें होस्ट करनी है। लेट्स से मेरे को एक वेबसाइट होस्ट करनी। अब अगर मैं एक वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक सर्वर चलाऊंगा। वो सर्वर
यहाँ पे क्लाउड में AWS के डेटा सेंटर्स में, AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चलाएंगे। और जब हम कोई भी सर्वर चलाते हैं वो मोस्ट लाइकली आप मान के चलो EC2 में चलेगा, जहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं अलग अलग तरह के सर्वर्स चलाने के लिए। जैसे विंडोज़ के सर्वर चलाने के लिए ऑप्शंस हैं, देन देर इज़ डेटाबेस सर्वर्स। और वैसे सिर्फ विंडोज़ नहीं है ऑप्शंस, लिनक्स हैं। यू कैन रन इवन थर्ड पार्टी बॉक्सेस इन दिस। जैसे हम क्या करते हैं आजकल, बहुत सारे सर्वर्स चलाए, अब मैं चाहता हूँ कि इन तक जो ट्रैफिक जाए वो प्रोटेक्टेड वे में जाए, और मैं एक फायरवॉल चलाना चाहता हूँ वर्चुअल, ओके, नॉट अ फिजिकल अप्लायंस बट वर्चुअल एक फायरवॉल चलाना चाहता हूँ सिस्को की, पॉलो अल्टो नेटवर्क्स की। नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स हियर इज कि आप थर्ड पार्टी वेंडर्स के इक्विपमेंट्स को भी डिप्लॉय करते हो वर्चुअल फॉर्म में, so that you can put restrictions or you can allow certain things। तो वो सब भी जब आप कोई मशीन चलाने की बात करते हो, कोई वर्चुअल मशीन, तो उसे हम EC2 की सर्विस में चलाते हैं। I'm getting a question here कि just an extension to the previous question regarding skill and content using training, is it adequate for to crack the interviews? Should be adequate, बाकी depends on the job description, क्योंकि क्लाउड कई बार एडिशनल साथ में कुछ और स्किल भी मांग रहे होते हैं क्लाउड के साथ। जैसे मे बी दे नीड सम प्रोग्रामिंग स्किल्स, मे बी दे नीड सम नेटवर्किंग स्किल्स, मे बी दे नीड सम डेटाबेस स्किल्स, तो वो आपको उस हिसाब से हो सकता है ऐड ऑन कुछ करना पड़े। ये अभी शायद थोड़ा कम समझ में आए बात, बट आई थिंक अगले 1-2 घंटे में जब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि क्यों थोड़ा मसाला हो जाता है क्लाउड में प्रोफाइल का जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। So EC2 is the service which we use for running the virtual servers. If you don't have any idea what is a virtual machine, हम इसको डिस्कस करेंगे एंड वर्चुअलाइजेशन में आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। वैसे ये क्लाउड का पार्ट नहीं है, बट जस्ट सो दैट वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ बेस नॉलेज। जैसे मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा था तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। देन देर इज अ सर्विस ऑफ VPC, virtual private cloud, which is purely related to networking। So अगर आप जब हम इस सर्विस का डिस्कशन करने बैठेंगे, दिस इज वेयर आई विल नीड दैट नॉलेज जो मैं आपको नेटवर्किंग के वो वीडियोस देखने की बात कर रहा था, वो स्लाइड नंबर 4 से 160 वाला कंटेंट की बात कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे हम प्योरली बात करेंगे कि ये वाला IP सबनेट है, ये वाले IP सबनेट है, इनमें आपस में राउटिंग करवा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो वो सब पार्ट के लिए ये प्योरली जिन लोगों को नेटवर्किंग में थोड़ा बैकग्राउंड है उनको यहाँ बहुत मज़ा आता है VPC में, और जिनको नहीं होता उतना नेटवर्किंग का बैकग्राउंड वो कई बार इसको पसंद नहीं करते इस वाली सर्विस को। बट देर आर मल्टीपल सर्विसेज विच केटर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाउड। देन देर इज S3। S3 की सर्विस हम यूज़ करते हैं फाइल्स को स्टोर करने के लिए। जैसे अगर हम सपोज एक वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बनाएं या एक ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बनाएं, तो ये वीडियो ऑडियो कहीं हमें होस्ट करने पड़ेंगे। सो ये वीडियो या ऑडियो कहाँ होस्ट होंगे, ये आपके होस्ट होंगे S3 की सर्विस में। तो आप S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसमें फाइल्स स्टोर करने का काम आप करते हो। इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल वगैरह नहीं कर सकते हो। यू कांट रन अ डेटाबेस फ्रॉम इट, यू कांट रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इट, बट फाइल्स, ये वैसे हम इसको टेक्निकली कहते हैं दिस इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ओके, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज मतलब वहाँ पे आप अपनी फाइल्स रख सकते हो अलग तरह की, इवन नॉट जस्ट वीडियो ऑडियो, आपको PDFs रखने हो, आपको इमेजेस रखनी हो, बट ये वैसा नहीं है जैसा आपका, लेट्स से टू टेक एन एग्जांपल, जैसे हमारे पास स्टोरेज मोटी मोटी 2 टाइप की होती है। एक होती है ब्लॉक स्टोरेज, जिसको आप यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए। जैसे आपका C ड्राइव D ड्राइव होता है, उसमें एक फाइल सिस्टम होता है ब्लॉक स्टोरेज का, उसके हिसाब से आप उसमें फाइल स्ट्रक्चर में फोल्डर वोल्डर बना के ये बहुत सारी फाइल्स रख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो। ये सब ब्लॉक स्टोरेज का पार्ट होता है। ये सब यहाँ S3 में नहीं होता, इसके लिए अलग चीज़ है, वो विल डिस्कस व्हेन द टाइम कम्स। बट S3 is what we will be using for object based storage, and
कंसिडर इट काइंड ऑफ लाइक जैसे गूगल ड्राइव की स्टोरेज होती है आपकी. यू कांट यूज दैट 15 GB टू इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यू कैन स्टोर फाइल्स ऑन इट. वैसा ही कुछ काम आपका S3 का है. बाकी अगेन विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस एट अ लेटर टाइम. और तब हमने अच्छे खासे 3-4 घंटे लगाने हैं इन चीज़ों का डिस्कशन. VPC है, VPC पे भी हम प्रॉक्स 6-7 घंटे, मे बी मोर, विल स्पेंड टाइम डिस्कसिंग ऑल दैट. एंड देन वी हैव रूट 53. रूट 53 हमारी सर्विस यूज होती है DNS के लिए. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स आर नॉट सो गुड एट रिमेम्बरिंग IP एड्रेस. तो व्हाट यू डू इन एज एन एंड यूजर इज इन अ ब्राउजर यू टाइप द नेम, राइट. जैसे आपने आई मेडिटा की वेबसाइट खोलनी है तो आपने लिखा imedita.com. तो जब आपने imedita.com खोला तो आप उस वक्त इस नेम को एक IP एड्रेस में रिजॉल्व करोगे यूजिंग अ DNS सर्वर, और फिर सोर्स IP अपना लगा के ट्रैफिक उस तक भेजोगे. आप DNS रेजोल्यूशन के लिए आपके अलग अलग रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हो, वो सब रूट 53 में देखेंगे हम. इस पे भी 4 घंटे अप्रॉक्स लगेंगे हमें. किस तरह के रिकॉर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं. जैसे कई बार हम किसी सर्टन कंट्री को एक सर्टन IP एड्रेस पे भेजना चाहते हैं. मतलब जैसे लेट्स से वी आर हैविंग अ वेरी ग्लोबल बिजनेस वेयर वी आर हैविंग सर्वर्स running for the Indian version of the website, and then we are having servers running for the European version of the website. तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई इंडिया से DNS रेजोल्यूशन करे तो वो इन IP एड्रेसेस पे जाए, बट जब कोई यूरोप से रेजोल्यूशन करे तो वो इन IP एड्रेसेस पे जाए. ये सब पार्ट हम रूट 53 में देखते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. जैसे हेल्थ चेक्स देखते हैं कि अगर हमारे पास जैसे मल्टीपल सर्वर्स चल रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, मान लो, ओके, कुछ भी गड़बड़ कि ये अभी सर्व करने लायक नहीं है, तो हम हेल्थ चेक्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि ये चीज़ का IP लोगों पे ना जाए वाइल वी ब्रिंग इट अप एंड फिक्स द इशू जो भी हो. तो इस तरह की चीज़ें हम रूट 53 में देखने वाले हैं. एंड ये अगर देखोगे तो ये बड़ा ही कोर पार्ट हो जाता है क्लाउड का. मतलब अगर ये मालूम नहीं है किसी को, दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी एप्लीकेशन, ये समझना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए कि क्लाउड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड ऑल. जैसे मैं यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा था दैट ये वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के वाइट पेपर्स इन्होंने बना रखे हैं. अब आप अगर इसमें देखोगे तो कॉमनली आपको जो सिनारियोज या डिज़ाइन प्रिंसिपल्स दिखेंगे, जैसे ये देख रहे हो, ये VPC से रिलेटेड बातें हैं कि VPC में क्या चीज़ कैसे होगी एंड ऑल. बट देन यू विल सी समवेयर जहाँ S3 का इन्वॉल्वमेंट होगा, यू विल सी समवेयर जहाँ आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के लिए IAM का इन्वॉल्वमेंट होगा, EC2 का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो ऑलमोस्ट आप जो मर्जी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने की कोशिश करो क्लाउड में, तो इन चीज़ों ने तो फंसना ही फंसना है आके. दिस इज काइंड ऑफ द मेन हार्ट एंड सोल जहाँ ज़्यादातर चीज़ें इन्वॉल्व हैं. बाकी और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे वी विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड ऑटो स्केलिंग. इसके भी प्रैक्टिकल भी करना है हमने. जैसे ऑटो स्केलिंग क्या है, जैसे हमने एक सर्वर चलाया, अब ये एक सर्टन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है. रिक्वेस्ट आ रही हैं, ये हैंडल कर पा रहा है. अगर ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ जाए, वी माइट वांट टू रन मोर नंबर ऑफ सर्वर्स. एक तरीका तो ये है कि हम इसे मैन्युअली देखते रहें कि भाई यूसेज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो लेट्स गो एंड मैन्युअली रन मोर मशीन्स. बट as the name suggests, auto scaling, so it can scale, it can run more machines when the demand is more, and it can reduce the number of machines. It can also run fewer machines when the demand is less. क्योंकि जैसे आप देखते हो ना, आजकल कई एप्लीकेशंस का ऐसा होता है कि यू कांट रियली प्रिडिक्ट कि कितने लोग एट एनी गिवन टाइम किसी चीज को यूज करेंगे. ओके, लाइक व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज जैसे सपोज करते हैं हम सॉन्ग्स सुनाने वाली एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक स्पॉटिफाई, और कोई ये सावन वावन जो भी गाने सुनने की एप्लीकेशंस लोग यूज करते हैं. अब हम
ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कब लोगों का गाने ज्यादा सुनने का मन करेगा. द मोर पीपल वांट टू लिसन सॉन्ग्स, they will want to load things onto their application from our hosted things. तो automatically क्या होगा, we'll need to run more machines. So cloud का एक one of the biggest you can say beneficiary features of cloud is कि you can run more when the demand is more and you can run less when the demand is less. तो जैसे maybe peak ऑफिस आवर्स का टाइम आता है, गाने सुनने लोग कम करेंगे काम, होपफुली तब वो काम पे ध्यान दे रहे होंगे लोग. बट लेट्स से समथिंग लाइक 5 बजे 6 बजे लोग ऑफिस से छूट जाते हैं, तो मे बी वो गाड़ियों में गाने सुनते हुए जाते हैं या घर पे जाके गाने सुनते हैं. तो वी वुड वांट टू स्केल इट अप. ये कई बार थोड़ा सा प्रिडिक्शन आपको ना करनी पड़े, तो इसके लिए हमारे पास ऑटो स्केलिंग का फंक्शन होता है. ये हम डिप्लॉय करके देखेंगे. हम थोड़ा ज़बरदस्ती उसकी यूसेज बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड वो वाला एप्लीकेशन नहीं है ना कि रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही हैं एंड ऑल. तो हम क्या करेंगे, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे हम एक मशीन चलाएंगे, फिर जानबूझ के इसकी जान निकाल देंगे ताकि ये और ज़्यादा मशीन चलाए. तो इस तरह की चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं. देन देर इज इलास्टिक लोड बैलेंसिंग where we deploy load balancers for our applications in cloud. We will discuss what is a load balancer, why do you need a load balancer. क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको अगेन इसका. जैसे मैं यहाँ गया और मैंने google.com ही खोल दिया. नाउ डू यू थिंक एक सर्वर चला रखा होगा गूगल वालों ने? ऑब्वियसली नहीं. मल्टीपल सर्वर्स चला रखे होंगे. उन सारे मल्टीपल सर्वर्स पे ये पेज सेम होस्टेड है. वी डोंट रियली केयर हमें पेज किस सर्वर से लोड हो रहा है. वी कैन हैव मल्टीपल मशीन्स रनिंग एंड होस्टिंग द सेम थिंग. अब इनके आगे एक लोड बैलेंसर लगाया जाता है. जब भी आपका ट्रैफिक आता है कहीं से, वो ट्रैफिक कहाँ जाता है? लोड बैलेंसर पे. लोड बैलेंसर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, एज द नेम सजेस्ट. लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस रिक्वेस्ट को इधर भेजेगा, किस रिक्वेस्ट को इधर भेजेगा, सो दैट कि एंड यूजर को कुछ भी कभी गड़बड़ ना लगे. जैसे सपोज करते हैं ऑन अ बैड डे समथिंग हैपेंड टू दिस मशीन, हैंग हो गई, क्रैश कर गई, बैठ गई हमारी ये मशीन. तो एंड यूजर को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब एंड यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा द लोड बैलेंसर विल सेंड देम टू अनदर सर्वर. तो ये सब हमारी इसके भी प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म करने वाले हैं लोड बैलेंसर रिलेटेड. देन देर इज डेटाबेसिस एंड डेटाबेस हम चलाते हैं फॉर वेरियस डिफरेंट एप्लीकेशंस. उसमें अलग अलग टाइप के डेटाबेसिस हैं, उनकी बात करेंगे. क्लाउड फ्रंट है. क्लाउड फ्रंट थोड़ा शॉर्ट में समझाना मुश्किल है. विल डिस्कस दिस व्हेन द टाइम कम्स. एंड वेरियस अदर की सर्विसेज. ये वैसे समराइज किया हुआ है, ऐसा नहीं कि EC2 में खाली EC2 है. EC2 के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, बट वो बोरिंग ना हो जाए स्टार्टिंग में समझते हुए, इसलिए हमने समराइज्ड वे में लिखा है. नाउ एडिशनली वी विल बी डिस्कसिंग VPN. ऑल्दो VPN इज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ AWS ट्रेनिंग, बट वी वांट यू टू हैव सम आइडिया कि आप हर चीज़ को पब्लिकली एक्सपोज करके एक्सेस नहीं करते हो. तो how do you access something securely? So we'll be deploying VPN and doing a demo of this as well, so that आपको better understanding हो सके कि एक secure way में आप cloud infrastructure को कैसे manage कर सकते हैं. So this is kind of like the high level overview of what we are going to discuss throughout this training. Next, जनरली लोगों का एक कंसर्न होता है कि सर्टिफिकेशंस का क्या. सर्टिफिकेशंस AWS ने ये बना रखी हैं दैट देर इज बेसिकली अ फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन कॉल्ड क्लाउड प्रैक्टिशनर. ये जो क्लाउड प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन है, ये वैसे इंडिया में करने का उतना रिवाज नहीं रहा है. ये थोड़ा बाद में लाए थे. पहले सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लाए थे, एंड इन्होंने अपने सर्टिफिकेशंस को ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि एसोसिएट, प्रोफेशनल, स्पेशलिटी. पहले आया था असल में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट. सबसे पहले, सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट AWS सर्टिफिकेशन इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट. बाद में इनको लगा कि दिस इज अ लिटिल टू स्टीप फॉर अ बिगिनर, सो दे बिल्ट समथिंग कॉल्ड क्लाउड प्रैक्टिशनर. बट इंडिया में ज़्यादातर लोग इसको करते नहीं है, एंड मैनी टाइम्स इवन ऑर्गेनाइजेशंस डोंट नो कि ये कोई सर्टिफिकेशन है भी. जो इसमें कवर होने वाला है वो ऑलमोस्ट हम सारा कुछ यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में. So you don't need to separately start with this thing. अब अगर आप बोलोगे कि solution architect associate मतलब what is the expectation? See, the expectation is that you will be the person recommending things and helping things out कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए, कौन से बिजनेस
यूज केस के लिए आप क्या सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने चाहिए। बट जैसे एक अकेला बंदा सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं संभाल सकता, वैसे ही क्लाउड की भी पूरी टीम होती है। तो जिसमें देयर विल बी फ्यू पीपल फ्रॉम डेटाबेसेस जिन्होंने डेटाबेसेस देखे हैं, देयर विल बी फ्यू पीपल फ्रॉम नेटवर्किंग जिन्होंने नेटवर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है, देयर विल बी प्रोग्रामर्स, देयर विल बी मल्टीपल पीपल जो मिलके इस पूरी एप्लीकेशन को होस्ट करके चला रहे होते हैं। और देर इज नो वे, ठीक है, जैसे लोग क्लाउड सीखते हैं ना, तो कई बार लोगों का एम होता है कि मैं ना सब सीख लूंगा क्लाउड। सब नहीं सीख सकते आप, रीजन बीइंग सिंपल, बहुत जन्म लग जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ना एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि ये वाला पार्ट मैं नहीं देखूंगा, ये वाला पार्ट कोई और किसी और को देखने दो। तो जैसे अगर आप डेवलपर साइड चले गए तो ऑब्वियसली फिर सारा कुछ आप नेटवर्क से रिलेटेड भी जानो, उतना पढ़ो, वो पॉसिबल नहीं है। सो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट इज काइंड ऑफ वेयर पीपल मोस्टली बिगिन देयर जर्नी ऑफ सर्टिफिकेशंस इन AWS। वैसे ओवर टाइम आई हैव डन मैनी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस। पर्सनली आई थिंक स्टैंडर्ड इसका बहुत लो है सर्टिफिकेशंस का, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इन द सर्टिफिकेशन एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। रीज़न क्या है उसका, देखो मैंने सिस्को के बहुत सारे सर्टिफिकेशन दिए हैं, मैंने साइबर सिक्योरिटी के देखे हैं चीज़ें, फायरवॉल देखी है मैंने, वॉइस ओवर आईपी के सर्टिफिकेशन दिए हैं मैंने। तो ये मेरे को थोड़ा फर्जी से लगते हैं इनके एग्जाम, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर जो यहाँ होते हैं ना, दोज आर लाइक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कि कोई क्वेश्चन लिखा है, उसका A B C D 4 ऑप्शन है, उसमें से आपने चूज कर लिया। तो ये वाले क्वेश्चंस ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि इफ यू आर गुड एट रिमेंबरिंग फैक्ट्स यू कैन इजीली क्रैक द AWS सर्टिफिकेशंस। देयर इज नो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल पार्ट। मतलब अगर मे बी इसलिए भी ऐसा है क्योंकि अमेजन वाले चाहते हैं कि बहुत सारे सर्टिफाइड लोग बढ़े। बट अगर सपोज आई वॉज द पर्सन हैंडलिंग द बीइंग द डिसीजन मेकर फॉर AWS सर्टिफिकेशंस, आई वुड हैव मेड श्योर कि AWS की सारी सर्टिफिकेशंस में एक हैंड्स ऑन या दो हैंड्स ऑन लैब वाला पार्ट हो, जहां हम उसे टास्क दे रहे हैं ये करना है, और वो कोई चीज हम उसे एक्सेस दे रहे हैं AWS के चीजों का, और वो वहां वो करके दिखा रहा है, विच देर इज नो पार्ट लाइक दैट। तो हद से हद उन्होंने बस ऐसे किया होता है कि एक स्क्रीनशॉट दिया होता है, वहां बोला होता है कि कहाँ क्लिक करोगे ये करने के लिए, तो आप वो उस पार्ट को क्लिक कर देते, तो फिर वो मान लेते हैं कि आपने किया होगा। बट खैर छोड़ो, ज्यादा बुराई नहीं करेंगे। लाइक इफ यू लुक एट एन एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन ऑफ CCNA, ठीक है, सिस्को का, तो वो वहाँ 2 या 3 सिमुलेशन दे देते हैं करने को। जब तक वो प्रैक्टिकली कर नहीं लेता है उनको, कमांड्स नहीं चला देता है राउटर या स्विच की या जो भी टास्क हो, तब तक वो सर्टिफाइड नहीं हो पाता है CCNA में। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई फील कि AWS सर्टिफिकेशंस आर इजियर टू क्रैक। अब इन्होंने इसमें फर्दर लेवल बना रखा है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, और अलग अलग डोमेन्स के हिसाब से भी बना रखा है। लेट मी टेक यू द AWS। जैसे आप यहाँ देखोगे, सो अब आजकल AI का शौक आ गया, तो ये AI प्रैक्टिशनर फाउंडेशनल भी ले आए हैं। सारे लोग AI लिख देते हैं। ये फाउंडेशनल है, इसमें ये कहते हैं कोई प्रायर एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है। अब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट अगर आप देखोगे ना, मैनी पीपल थिंक दिस इज द एंट्री लेवल थिंग। व्हाट दे से इज दैट दिस इज एन आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैंडिडेट्स विद AWS क्लाउड और स्ट्रॉन्ग ऑन प्रेमिसेस IT एक्सपीरियंस, जिनको IT के किसी एक पार्ट का, ठीक है, क्योंकि अगेन यू कांट लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू IT, किसी एक पार्ट का आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, देन इट मेक सेंस टू गो फॉर दिस। दिस एग्जाम डज नॉट रिक्वायर डीप हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सपीरियंसेस, तो कोडिंग से रिलेटेड आपको ऑलमोस्ट इसमें कुछ नहीं मिलेगा। बाकी एग्जाम ड्यूरेशन 130 मिनट्स होता है। ये मैं कह रहा था, जैसे देखो 65 क्वेश्चंस आते हैं, बट दे आर व्हाट लाइक मल्टीपल चॉइस विद सिंगल राइट आंसर या मल्टीपल चॉइस विद मल्टीपल राइट आंसर। दिस इज वेयर आई फील। तो एग्जाम सस्ते भी रखे हैं अभी इन्होंने, तो आई थिंक इसमें GST लगेगा अलग से, तो अप्रॉक्स आप 15,000 रुपए का एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम। नाउ दिस इज वन थिंग, बट देन दे हैव दीज अदर थिंग्स फॉर लाइक अ डेटा इंजीनियर, अ मशीन लर्निंग गाय, डेवलपर, तो ये अलग अलग बना रखे हैं, ठीक है। जो जैसे ज्यादा सर्वर्स और सिस्टम एडमिन काइंड ऑफ वर्क देखते हैं, वो सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर को भी देखते हैं। एंड देन इसी में इन्होंने प्रोफेशनल बना रखे हैं। आई हैव अ थ्योरी दैट
मे बी आगे चल के ये इसके और टुकड़े करेंगे एसोसिएट के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कंटेंट। कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में क्योंकि अभी क्या है, अभी हम जब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कई जगहों पे कि भाई सर्वर एडमिन प्लस नेटवर्क एडमिन प्लस डेटाबेस एडमिन, कई तरह की मल्टी थोड़ा थोड़ा नॉलेज एक्सपेक्टेशन है, जो कि मेरे को लगता है कि इट्स इट्स लाइक थिंकिंग दैट द पर्सन विल बी आईटी एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग रिलेटेड टू आईटी, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस भी हैं इन्होंने बना रखे। स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन इसलिए बना रखे हैं सो दैट इफ यू आर द पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इनटू सम डोमेन, जिसमें सिक्योरिटी और एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी आर द मोर यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जैसे यहाँ ये एज्यूम करते हैं AWS सर्टिफाइड एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी में दैट यू आर द नेटवर्किंग गाय हु हैज स्पेंट मैनी ईयर्स डूइंग नेटवर्किंग इन ऑन प्रेमिसेस। जब इसको आप देखोगे जैसे इसके कंटेंट में, तो इसमें आपको एग्जाम स्टिल फर्जी टाइप का ही है, ये वाला भी हैंड्स ऑन नहीं है कुछ, इसलिए फर्जी लगता है। बट इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको ये वर्ड्स नेटवर्किंग से रिलेटेड दिखेंगे, IPv4, एप्लीकेशन वेफ, फायरवॉल, IDS, IPS एंड दीज थिंग्स। एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी में दे एज्यूम कि आपको नॉलेज होगी नेटवर्किंग की। सिक्योरिटी इज मोर गियर टुवर्ड्स द सिक्योरिटी साइड ऑफ इट, क्लाउड सिक्योरिटी, जिसमें इन्होंने कंटेंट डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि यू हैव क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन, डेटा प्रोटेक्शन, तो हाउ डू यू सिक्योरली डिप्लॉय थिंग्स इन क्लाउड। एनीवेज, ये सारे सर्टिफिकेशंस बना रखे हैं। एंड स्टिल आई वुड से सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट इकलौता ये वाला सर्टिफिकेशन भी बहुत है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू नो थिंग्स इन क्लाउड। काफी बिगिनर्स जो आते हैं दे थिंक दैट आई विल जस्ट लर्न क्लाउड एंड गेट अ जॉब। क्लाउड के साथ आपको कुछ एड ऑन करना पड़ेगा मोस्ट जॉब्स में। यू कैन गो टू naukri.com, सर्च फॉर AWS एंड दीज क्लाउड कीवर्ड्स, आप देखना इसके साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा उन्होंने। तो विद फ्री टाइम उस साथ वाली पार्ट को भी देख लेना है, ऐसा ना हो कि वो वाला साथ वाला पार्ट आपने ना देख रखा हो कुछ। आई टेल पीपल क्लाउड इज लाइक IT इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नॉट इन योर यू कैन से प्रेमिसेस, AWS वालों के पास है। बट आप उस पर क्या डिप्लॉय करने वाले हो, मतलब आप किस चीज़ के प्रोफेशनल पर्सन हो। आप डेटाबेस डिप्लॉय कर सकते हो उस पर, आप उस पर नेटवर्क संभाल सकते हो, प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस कुछ डिप्लॉय कर सकते हो, सर्वर संभाल सकते हो। तो ये उस हिसाब से एड ऑन स्किल है। जैसे सपोज आई एम अ विंडोज सर्वर गाय, I can handle all the company's Windows Server and Linux servers in the cloud. So then they'll be hiring me for managing all those servers. ठीक है, 100 servers हैं, 200 servers हैं, मैं उनकी Windows को, Linux को चलाना जानता हूँ और क्लाउड भी जानता हूँ, तो I can handle things on premises as well as cloud. तो ये हमेशा एड ऑन सा बात है किसी और डोमेन के साथ। आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ इंट्रोडक्शन। ये नेटवर्किंग वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मिलेगा, ये आप वो वीडियोस देख सकते हो। आई विल नाउ मूव टूवर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट ऑफ इट। तो बिफोर आई बिगिन इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बैकग्राउंड हिस्ट्री, कि हम जिसे ट्रेडिशनल IT कहते हैं आजकल लोग कई बार, कि चीज़ें कैसे डिप्लॉय की जाती थी बिफोर वी हैड क्लाउड। सो जैसे मान लो मेरे को एक वेबसाइट होस्ट करनी है, तो मेरे को एक सर्वर लगेगा, उस सर्वर पे मैं वो सारा कंटेंट डाल दूंगा जो मेरे को लोगों के लिए होस्ट करना है। तो जैसे लेट्स से वेब पेजेस हैं, इमेजेस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ भी जो भी कंटेंट है वो सब मैंने इस सर्वर पे डाल दिया। देन जो कोई इस वेबसाइट को खोलना चाहता है, वो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता था इसको एक सर्टन वेब पेज, ये उसको रिस्पॉन्स में एक सर्टन वेब पेज दे देता है। उससे रिलेटेड चीज़ें जो भी उस वेब पेज में है वो सारी मिल जाती। बट इन बिगिनिंग व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, हमारे पास जितना, जैसे अगर हम सर्वर की बात करें, सर्वर है क्या? सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर है जिसमें रिसोर्सेज हैं थोड़े ज़्यादा, उसमें CPU है, उसमें रैम है, उसमें स्टोरेज है, उसमें भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जस्ट लाइक योर लैपटॉप। और हम क्या करते थे, हम इसको कुछ इस स्ट्रक्चर में चलाते थे कि किसी सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते थे कोई,
let's suppose Windows or Linux, and then we used to host the application by running services on it. जैसे लिनक्स सर्वर है तो हमने अपाचे की सर्विस डाली, उस सर्विस को ये सारे वेब पेज और कंटेंट दे दिया। तो बेसिकली एक डेडिकेटेड फिजिकल मशीन जिस पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया हमने। शुरुआत में हम चीज़ें ऐसे चलाते थे। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल डोंट हैव आइडिया अबाउट वर्चुअलाइजेशन। तो फिर जब मैं कुछ वर्ड्स यहाँ यूज़ करूंगा कि दैट दिस इज़ अ वर्चुअल मशीन, दिस इज़ अ वर्चुअल डिस्क एंड ऑल, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो शुरुआत में हमने चीज़ें ऐसे ही चलाई थी, यहाँ हमारे पास डेडिकेटेड कोई एक हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम डाल देते। नाउ व्हाट वी did with time is we built something called a technology called a virtualization. What is virtualization is that आप यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास with time यहाँ CPU, RAM, storage ये सब बढ़ गया। So if we have more CPU, more RAM, more storage on this machine, what we do is हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जगह इसके ऊपर एक चीज इंस्टॉल करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्चुअलाइजेशन के काम आता है। ये विंडोज नहीं है, ये वो लिनक्स नहीं है जो आप नॉर्मली देखते हो। जैसे VMware का शायद आपने नाम सुना हो, तो VMware एक कंपनी है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए ही स्पेशलाइज्ड मानी जाती है, तो उनका एक हाइपरवाइजर है VMware ESXi करके सॉफ्टवेयर है, वो डालते हैं। बट ऐसा नहीं कि इकलौते यही हैं, बहुत सारे हैं अलग अलग। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों का हाइपर-वी है, रेड हैट वालों का है KVM, और ओपन सोर्स भी हैं कई, मतलब अलग अलग कंपनीज ने इसमें काम कर रखा है। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या करते हो आप इस पूरे हार्डवेयर का कंट्रोल इस हाइपरवाइजर को दे देते हो। एंड देन क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं यहाँ, जैसे एक मॉडर्न डे अच्छे सर्वर के पास बड़े आराम से लेट्स से 80 CPU कोर्स, रैम लेट्स से इसके पास 512 GB है, तो ये सारा किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को देने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, 20 TB 30 TB स्टोरेज। हम क्या करते हैं, हम इस हाइपरवाइजर को यूज करके एक वर्चुअल मशीन रन करते हैं। वही विंडोज जो पहले फिजिकल थी वो अब वर्चुअलाइज्ड हो जाएगी। इस VM को आप इसमें से एक सबसेट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेट करते हो। जैसे 80 CPU कोर है, इस VM को जो हमने विंडोज़ की चलाई है इसको हम 4 CPU कोर दे देंगे, मे बी 16 GB रैम दे देंगे, मे बी 200 GB स्टोरेज दे दी हमने। तो हम इस टोटल फिजिकल सर्वर में से एक सबसेट ऑफ रिसोर्सेज इस वर्चुअल मशीन को दे देते हैं। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अब कहाँ चल रहा है, यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द डेटा सेंटर्स दैट वी यूज टुडे यूज दिस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ऑलमोस्ट आप ये मान के चल सकते हो पक्का ही पक्का, फिर चाहे वो AWS का डेटा सेंटर हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, गूगल का हो, या आपने कुछ अपना बना रखा हो, आप वर्चुअलाइजेशन तो यूज करोगे ही करोगे, मैंडेटरी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए। मैं दिखाता भी हूँ आपको क्यों मैं कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज बहुत हैवी हैं। थोड़ा IT की अवेयरनेस दे रहा हूँ आपको। जैसे सिस्को UCS सर्वर्स बनाता है, ठीक है, तो आप अगर इन सर्वर्स को ही देखने जाओगे तो इनमें से आपको कई सर्वर्स मिलेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा भर भर के CPU रैम है। उतना आपको एक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम का है नहीं। जैसे अगर आप ये देखोगे, मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊं, अब ये है UCS C220, दो सॉकेट मतलब 2 CPU लग सकते हैं इसमें। इसको हम CPU सॉकेट कहते हैं, जहां अंदर मदरबोर्ड पे आपका CPU लग सकता है उसको। ओके, तो इसमें 2 सॉकेट है, मतलब 40 कोर्स पर सॉकेट। टोटल कितने CPU कोर हो गए, 80 CPU कोर, 12 TB रैम है। इतना सब भर भर के आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को देके क्या करोगे। सेंस बन रही है कि क्यों हमने वर्चुअलाइजेशन बनाई है, क्योंकि विद टाइम वी हैव गॉट लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन वन फिजिकल सर्वर। सो वी यूज वर्चुअलाइजेशन इन विच फिजिकली पहले एक सर्वर था, उस पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब क्या है, एक फिजिकल सर्वर पे आपने मल्टीपल VMs चला रखे हैं जिनको सबसेट दे रखे हैं रिसोर्सेज का टोटल में से। कुल मिला के जितनी VMs होंगी वो इस फिजिकल सर्वर से
टोटल उतना ही सीपीयू रैम स्टोरेज यूज कर सकते हैं जितना हार्डवेयर अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि वर्चुअलाइजेशन हवा में से रिसोर्सेज प्रोड्यूस करता है। वर्चुअलाइजेशन की वीएम भी इट इज अल्टीमेटली बैक्ड बाय सम हार्डवेयर ऑफ सीपीयू रैम एंड ऑल। बट आप क्या कर रहे हो, आप इस यहां पे इस केस में इन रिसोर्सेज का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे थे। अब यहां रिसोर्सेज का कंट्रोल हाइपरवाइजर के पास है। हाइपरवाइजर इन टर्न वीएम को एक सबसेट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। इसमें किसी को कोई डाउट? क्योंकि ये फंडामेंटल नॉलेज है जो इसके ऊपर मैं आपको क्लाउड की भी कई चीजें बताऊंगा। तो जैसे ये फिजिकल स्टोरेज है, इसमें से ये जो दिया मैंने ये एक वर्चुअल डिस्क है, ये एक वर्चुअल सीपीयू है, ये वर्चुअल रैम है, सब वर्चुअल है। क्योंकि फिजिकल का एक्सेस वीएम को नहीं है, फिजिकल का एक्सेस हाइपरवाइजर को है। हाइपरवाइजर उसमें से कुछ पार्ट निकाल के वीएम को असाइन कर रहा है। अब ये है जब आप फिजिकल सर्वर पे करते हो। यही काम आप जब क्लाउड में करते हो, AWS वालों ने इसकी ब्रांडिंग कर रखी है EC2 नाम से। ये ब्रांडिंग की बात है। मतलब AWS वाले कहते हैं कि आप एक EC2 इंस्टेंस चलाते हो। बट इफ यू समराइज what is an EC2 instance? It is a VM. It is a virtual machine which will have some CPU, some RAM, some amount of storage. As per our requirement, we can specify that. फर्क सिर्फ इतना है कि हम AWS के डेटा सेंटर्स में ये चीज़ रन कर रहे हैं, हम अपने हार्डवेयर को खरीद के ये काम नहीं कर रहे। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? इट इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विस वाया प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट। सो यू ओपन योर लैपटॉप, यू एक्सेस द AWS मैनेजमेंट कंसोल, एज्योर, GCP, जिसको भी यूज करो। और उन्होंने नाम की थोड़ा AWS वालों ने क्या किया हुआ है, हर चीज को ना अलग अलग थोड़ा नाम जरूर दिया हुआ है, सीधे सीधे नहीं बोला है। मतलब जैसे बाकी इनमें ना आपको एज्योर में सीधा दिखेगा नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क, ये बोलेंगे नहीं 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 VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो थोड़ा समझ रहे हो ना वो इन्होंने हवा ज्यादा बना रखा है उसका ब्रांडिंग कर करके। मतलब अगर जैसे वर्चुअल नेटवर्क बोलेंगे तो फिर तो किसी को भी बता तो AWS वालों ने थोड़ा उसका ऐसे किया हुआ है कि VM नहीं बोलना है, EC2 बोलेंगे। सो आप इस चीज को यूज करते हो एंड इसमें बिलिंग होगी। आपकी बिलिंग किस हिसाब से होगी? क्योंकि आपने देखो, आपने खर्चा नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया, अपना डेटा सेंटर नहीं बनाया। आपने क्या करने की कोशिश की कि ये हम किराएदारी वाले सिस्टम में चले, ना कि घर खरीदने वाले सिस्टम में। नाउ आई टेल यू फ्रैंकली, आपको ऐसा बोलते हुए कम लोग मिलेंगे, बट कुछ केसेस में सच में क्लाउड कंप्यूटिंग खराब है। ये कब खराब है? देखो, व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन समथिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इज वेरी वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज जैसे एज अ बिजनेस, मान लो मैं कोई चीज के बारे में बिजनेस करना चाहता हूँ, एक स्टार्टअप कर रहा हूँ मैं मान लो, एंड आई एम थिंकिंग दैट आई विल मेक सम वेबसाइट जहाँ कोई कुछ होगा जो लोग एक्सेस करेंगे। नाउ आई एम नॉट हैविंग द प्रूफ ऑफ दिस थिंग कि ये लोगों को चाहिए भी ये सर्विस की नहीं। तो आप ऐसे में अगर ट्रेडिशनल IT वाले तरीके से जाओ तो क्या करोगे? यू विल बी बाइंग सर्वर्स, इसके लिए पैसे लगते हैं, तो ठीक ठाक इन्वेस्टर की फंडिंग चाहिए होगी। वेयर एज, मतलब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे ना। वेयर एज इफ वी आर गोइंग फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट वी आर इंक्रीजिंग इज द ऑपरेशनल एक्सपेंस। हर महीने का हम अपना बिल का खर्चा सा बढ़ा रहे हैं। वहां ठीक है जहां यू हैव अनसर्टनिटी, बट आई पर्सनली हैव सीन दैट मैनी प्लेसेस, वहाँ जहाँ उन्हें कंफर्म्ड मालूम है कोई चीज़, जिससे एक डिमांड फोरकास्ट है उनके पास कि हमारी ये वाली चीज़ को इतने लोग एक्सेस करते हैं एट इतने टाइम, और ये हम आज भी चलाने वाले हैं, कल भी चलाएंगे और आने वाले कई सालों तक चलाएंगे। वहाँ पे जहाँ कंफर्म्ड एक स्टेबल बिजनेस आप बिल्ड कर चुके किसी चीज़ को होस्ट करने का, वहाँ पे many times it makes sense to do capital expenditure and build the data center and host things in it.
वर्सेस क्लाउड। बाकी ये वही वाली डिबेट है, बाइंग वर्सेस रेंटिंग, जैसे घर खरीदना चाहिए या घर रेंट पे लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी की सिचुएशन पे और किस प्रोजेक्ट में क्या काम हो रहा है। जैसे आपको, आप नए नए जॉब पे लगे हो तो क्या आपको घर खरीदना चाहिए? नहीं ना, पीजी वीजी में रहो, खर्चा कम से कम रखो, यू शुड नॉट बाय होम। बट इफ यू आर नाउ हैविंग अ फैमिली और डिसाइड कर लिया है किसी शहर में रहने का फॉर वेरी 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 लॉन्ग, तो फिर घर खरीद ही लो। नहीं, तो वैसे वाली बात सी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए होती है। यहां आपको बिल आएगा, जितनी ज्यादा आप देर सर्वर्स चलाओगे, जितना क्वांटिटी ऑफ सर्वर्स चलाओगे ज्यादा, उतना आपकी बिलिंग रहेगी। ट्रेडिशनल तरीका ये है, ऐसे ये वाला एग्जांपल अब मैं लेता नहीं हूँ उतना, कि जैसे मान लो कैलकुलेटर चाहिए मुझे कुछ दिनों के लिए, तो आप जाओ और कैलकुलेटर खर्चो और ले आओ। यू कैन अंडरस्टैंड, जब 2000 का नोट देख रहे हो तो ये तो बंद हो चुका है अब, तो ये पुरानी एग्जांपल होती थी मेरी, अब नहीं लेता मैं ये एग्जांपल वैसे। द अदर इज कि हम किराए पे कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर एज अ सर्विस। तो जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप असल में किराए पे चीजें ले रहे हो फॉर आईटी rather than paying upfront. Now, what's the benefit in buying this calculator outright? मेरा जितना मर्जी देर मन करे फिर इसको इस्तेमाल करने का मैं कर सकता हूँ, बट अगर मुझे किसी किसी दिन ही कैलकुलेटर लगता है तो मेरे को कैलकुलेटर किराए पे लाना चाहिए। नाउ इफ यू कंसिडर इट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, देखो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ किराएदारी वाला सिस्टम। इफ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेटर वे, बट द बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट देयर विल बी लेस अपफ्रंट कॉस्ट। जैसे देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, देयर इज नॉट इनफ कैपिटल, ऐसे यू हैव टू स्पेंड योर मनी वाइजली। सो आपका एक्सपेंसेस कम से कम है, पे पर यूज है, एंड you have availability in minutes with a few click. You don't need to guess the capacity beforehand. जैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं थोड़े से पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। क्योंकि हम रेंटिंग कर रहे हैं ऑफ सर्वर्स, हम आर्ली बेसिस पे जितने ज्यादा सर्वर्स रन करेंगे, 10 सर्वर्स रन करेंगे तो बिलिंग ज्यादा होगी, 20 सर्वर्स रन करेंगे तो बिलिंग और ज्यादा होगी। इसीलिए पे पर यूज वाली बात है। यू हैव अवेलेबिलिटी इन मिनट्स विद अ फ्यू क्लिक्स। आई विल शो यू अ डेमो ऑफ दिस थिंग। हम एक चीज चला के देखेंगे कि कितनी जल्दी आप क्लिक 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 में उस चीज को अप ला सकते हो। सब्जेक्ट टू योर वेबसाइट इज डन, मतलब वो कोड वोड वो सब लिख रखा है, तो अप लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप ट्रेडिशनली करते हो ना ये काम, तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा ओवर प्रोविजनिंग करके चलते हो। ट्रेडिशनली कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम हमारे बहुत सारे सर्वर्स चलाने वाले हैं, हम डेटा सेंटर बिल्ड कर रहे हैं, अगर एट पीक बिजनेस आवर्स हमें 5 सर्वर से काम चलता है, तो आप 5 नहीं लगाओगे, आप कुछ थोड़ा सा फालतू छोड़ोगे। क्यों छोड़ोगे फालतू? क्योंकि जब आपको ये रिक्वेस्ट्स बढ़ेंगी या जब आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है और ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो इन आ रहा है, आप उस वक्त खरीदने का डिसीजन, प्रोडक्ट आएंगे, उन्हें डिप्लॉय करोगे डेटा सेंटर में, ये वाला काम तब नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा ना इधर हम क्या करते हैं, जितना हमें चाहिए, जैसे 5 सर्वर्स चाहिए तो हम थोड़ा सा फालतू 6 7 डिप्लॉय करके रखो, रेदर देन बाइंग जस्ट 5। ओके, थोड़ा सा ओवर प्रोविजनिंग करके रखते हैं हम। ये आपको क्लाउड में नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्लाउड में यू कैन स्केल, यू हैव elasticity. Okay, what is this elasticity? You can scale and expand, run more servers when the demand is there. यहां अपने पैसे फंसा के रख लिए अपने कंपनी के, क्योंकि जैसे मान लो हमने 5 चलाए और नहीं, बड़ी डिमांड ही नहीं आई, मे बी लेसर पीपल नीड दैट सर्विस, तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो ही गया ना। यहां पे आपको ऐसा कुछ, क्योंकि आपने अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जब आपको चाहिए यू कैन स्केल इट आउट, जब नहीं चाहिए यू कैन स्केल इन। सो यू विल हेयर दीज वर्ड्स अ लॉट। ओके, स्केल इन मतलब रनिंग फ्यूअर मशीन, स्केल आउट रनिंग मोर नंबर ऑफ मशीन्स।
when the demand is there. Also one more thing is there, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, हम जब इस चीज को चला रहे हैं, या चलो उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेट आई शो यू अ डेमो फर्स्ट बिफोर यू नो डूइंग दैट थिंग. अब ये क्लाउड पे काम कैसे होता है? यू बेसिकली गो टू AWS मैनेजमेंट कंसोल. जब आप AWS की वेबसाइट पे जाओगे, फिर सर्च फॉर AWS, यू विल लैंड हियर, यू विल क्लिक ऑन दिस. यहां आपने अकाउंट बनाना है. आज अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वेट फॉर इट, मे बी कल की क्लास के बाद आप अकाउंट बना लेना. आई शो यू अ फ्यू थिंग्स जिनका ध्यान रखना चाहिए आपको बिफोर यू क्रिएट द अकाउंट. अगर ऑलरेडी बनाए हुए हैं ठीक है, नहीं बनाया डोंट वरी. साइन इन करते हैं. यहाँ पे हम अपने हिसाब से लॉग इन करते हैं. वंस वी हैव क्रिएटेड द अकाउंट, वो उससे रिलेटेड भी, ये IAM यूजर क्या होता है, ये रूट यूजर क्या होता है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा. आई एम जस्ट लॉगिंग इन, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो आई हैव मैनेज लॉग इन टू माई इंडिविजुअल AWS अकाउंट. और आप यहाँ अगर देखोगे तो दिस इज आफ्टर लॉगिंग इन द डैशबोर्ड दैट यू सी. और यहीं से हम अलग अलग सर्विसेज को यूज करके अलग अलग काम करते हैं. तो जैसे मैं एक चीज जिसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा था अभी, बाद में अब मैं दिखाई देता हूँ आपको. वो क्या कह रहा था मैं, जैसे आपने अगर ऑन प्रेम चीजें करनी हैं, तो आपको डेटा सेंटर कई बार उस पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन में चाहिए होता है जहां आपके बिजनेस कस्टमर्स हैं, विच यू डोंट नीड टू डू व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाउड. क्योंकि विद अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन डिसाइड कि मैं कहाँ चीज़ें चलाना चाहता हूँ. जैसे मैं वर्चुअल मशीन चलाऊंगा, वो वर्चुअल मशीन मैं नॉर्थ वर्जीनिया में चलाना चाहता हूँ, नहीं, आई सपोज I'm focusing on customers in India. I'm launching things for them. I will go to Hyderabad and यहाँ हम चीजें चला देंगे. ओके. इफ आई फील लाइक नहीं, यहाँ पे मेरे कस्टमर्स नहीं है, आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन कस्टमर्स इन यूरोप, आई कैन क्लिक ऑन दिस. ये पेज सेम दिखता है आपको, बट असल में जब आप EC2 के अंदर जाके इन मशीन्स को चलाओगे, वो एक अलग जगह चलेंगी. अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा इस नेम में बदलाव आ जाता है. यानी सी EU West 2, वेयर एज व्हेन आई गो हियर एंड आई सिलेक्ट लेट्स से हैदराबाद, तो आप यहाँ देखते हो, यहाँ ऊपर नाम में AP South 2 लिखा है. सो व्हेन आई गो टू मुंबई, it goes into AP South 1. So with a click of a few buttons you can decide and run machines, or you don't need to necessarily be in that same country. ट्रेडिशनल IT में तो आपको कुछ ना कुछ ऑफिस ऑफिस खोलना पड़ेगा वहाँ. सो वाई AWS? दे आर अ क्लियर लीडर इन प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज. एक्चुअली ये वर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग का और ये सिनारियो इन्होंने बनाया था. लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड हिस्ट्री. एंड एज यू नो कि अमेजन जो शॉपिंग वेबसाइट है, इसको ये अलग अलग स्कीम्स चलाते रहते हैं ना इसमें. जैसे आपने देखा होगा वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और ये वो वगैरह करके, ऐसा ही US वगैरह में भी करते हैं. अब ऐसे में इन्होंने इंटरनली सोचा कि हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए, और उसके लिए इंटरनली एक सर्वे करके, इंटरनली जो थोड़े ज़्यादा नॉलेजेबल लोग थे IT के, उन्होंने कुछ इस तरीके का कंसेप्ट बनाया दैट वी शुड हैव द स्केलेबिलिटी, वी शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ रही है तो वी शुड बी एबल टू स्केल इट, डिमांड घट रही है वी शुड स्केल इट डाउन. इस तरीके की चीज़ों के हिसाब से इन्होंने अमेजन वेबसाइट को चलाने के लिए इंटरनली AWS को बनाया. ये अप्रॉक्स 2006-07 के आसपास की बात है. ओके, आज से अप्रॉक्स करीब करीब 19-20 साल पहले की बात है. एंड दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड बिल्डिंग दिस AWS इंटरनली. शुरू में इन्होंने इंटरनल पर्पस के लिए ही बनाया है ऐसे, एंड दे ट्राई टू कीप इट हिडन फ्रॉम
many other competitors, क्योंकि जैसे आप देखोगे जब माइक्रोसॉफ्ट को पता चला कि ऐसा भी कुछ मामला है, तो माइक्रोसॉफ्ट हैज लोड्स ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन दिस थिंग. सो यू कैन से Amazon असल में इनमें क्लाउड प्रोवाइडर में सबसे इनोवेटिव रहता है. माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर है, दे आर ऑल्सो गुड, but many times they don't do innovative things. Microsoft is a little less innovative company. If you even see the background history of it, वो copy paste करते हैं या कई बार acquire ही कर लेते हैं वो products from other people. तो इनमें AWS, Azure और GCP ये तीन बड़े प्लेयर हैं अब क्लाउड कंप्यूटिंग में. वेयर एज AWS इज वन ऑफ द बिगिनर्स जिन्होंने वो लाए थे स्टार्टिंग में इस कंसेप्ट को उठा के. सो इनके पास बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज बनाई हैं. जैसे मैं कह भी रहा था आपसे, इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, देर आर रियली अ लॉट ऑफ सर्विसेज. ओके, इफ यू लुक एट ऑल सर्विसेज, तो बहुत सारी सर्विसेज. एंड यही मेरे को थोड़ा सा वो गड़बड़ लगता है, जहाँ मैं आपसे कह रहा था ना कि दे एक्सपेक्ट कि भैया एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट को सारी सर्विसेज के अंदर कम से कम इंट्रोडक्शन होगी. वो मेरे को थोड़ा बेकार लगता है काम. बट देखोगे क्यों यहाँ ऐसा है. देखो, सारी सर्विसेज आपके लिए नहीं है. जैसे कुछ सर्विसेज फोकस्ड हैं टुवर्ड्स गेम डेवलपमेंट. सो इफ समबडी इज रनिंग ऑनलाइन गेमिंग काइंड ऑफ होस्टिंग थिंग्स एंड ऑल, तो उनके लिए गेम लिफ्ट वाली सर्विस मैटर करेगी. इफ समबडी इज इन्वॉल्व इनटू डेटाबेस, तो उनके लिए ये वाली सर्विसेज मैटर करेंगी. इफ समबडी इज इन्वॉल्व इनटू नेटवर्किंग, तो उनके लिए ये वाली सर्विसेज मैटर करेंगी. रोबोटिक्स के लिए सर्विसेज हैं. सैटेलाइट, यू नो, टू कम्युनिकेट विद सैटेलाइट, दे हैव सर्विस. तो इसलिए सारा सीखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ सर्विसेज दिखाता हूँ. जैसे when we say there is a breadth of services, what kind of breadth are we talking about? What different kind of services have they created? तो जैसे आप देखोगे एक सर्विस इन्होंने बना रखी है Amazon रिकॉग्निशन. अब ये क्या करती है अगर देखोगे, दिस डज डीप लर्निंग बेस्ड विजुअल एनालिसिस सर्विसेज, सर्च, आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइज मिलियंस ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस. आप इसको यूज करके बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कर सकते हो इमेज के अंदर. यू कैन यूज दिस फॉर doing facial analysis. You can do this for doing face comparison and all. जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कुछ डेमो. इससे ये समझ में आएगा कि क्यों सारी सर्विसेज नहीं पढ़नी है. मतलब चलते फिरते आप देख सकते हो, बट सारी समझ नहीं आएगी. ये तो फिर भी इजी है समझनी यूज केस वाइज. जैसे अगर हम यहाँ देखें फिर लेबल डिटेक्शन. अब ये एक इमेज में इसने ऑलरेडी चेक करके ये डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ गाड़ी है, ये व्हील है. ओके, ये कोई पर्सन है, ये क्या है, ये स्केटबोर्ड है. एंड यू कैन इवन यू नो अपलोड योर ओन इमेज एंड इट कैन गिव यू एनालिसिस फॉर दैट. ओके, कि इस इमेज में क्या क्या है. और कई बार जो चीज़ आपने शायद देखी भी नहीं होगी, जैसे ये मोटरसाइकिल शायद आपकी नज़र में नहीं आता, बट एक यू नो एक मशीन की नज़र में आ जाएगा. ओके, सो इट ऑल्सो गिव्स यू what kind of results you are having in this. Now there are different kind of other things that you can do. You can do face comparison, कि जैसे ये बंदा है और ये बंदा है, ये क्या दोनों बंदे सेम है. ही इज एंडी जेसी एक्चुअली द सीईओ, करंट सीईओ ऑफ Amazon. पहले AWS चलाने में he has been one of the main core guys. एंड जैसे हम बोलें कि ये वाले बंदे और ये वाले बंदे को, तो ये एनालाइज करके बता रहे हैं कि भाई ये दो बंदे सेम नहीं है. ओके, वैसे तो ये कोई भी बता पाना चाहिए बाल बूल देख के. बट इफ यू इवन अपलोड टू इमेजेस, इट कैन डू फेस कंपैरिजन एंड फाइंड आउट whether the two people are same or not. या फेशियल एनालिसिस आप बोलोगे, जैसे ये दिखा रहा है कि appears to be a female, okay, with 98% certainty, 24 to 30 years old, smiling, okay, wearing sunglasses and all, okay, mouth is open, does not have a mustache obviously. Okay, it would have been not so good. But what I'm trying to do is
आई एम टेलिंग यू कि ये रिकॉग्निशन की सर्विस उन लोगों को चाहिए जिनको इससे रिलेटेड काम करना है. सो देर आर रियली अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज अवेलेबल. देन with AWS you get security. Okay, now what security is AWS doing and what security you are responsible for? Let me clarify this. जैसे अगर आप देखोगे इसको, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे कुछ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी आप नहीं देखोगे, वो देखेंगे. लाइक AWS विल मेक श्योर दैट फिजिकल सिक्योरिटी तो वो ही देख सकते हैं ना, कि आपके इक्विपमेंट को ऑथराइज्ड लोग ये एक्सेस कर पाएं, वो उन्होंने फिजिकली सिक्योर लोकेशन पे रखे हुए हैं. ऐसे ही कोई ऐरा गैरा बंदा रैक को एक्सेस नहीं कर पाएगा उस जिसमें आपके सर्वर्स. बट कौन सा पार्ट ऑफ सिक्योरिटी आप देखोगे? जैसे लेट्स से मैंने एक VM रन की, वहां पे एक EC2 रन किया. अब इस VM और इस EC2 में मैंने क्या किया, इसका एक यूजर नेम पासवर्ड रखा है जिससे मैं रिमोटली इसको मैनेज कर सकता हूँ. और वो यूजर नेम पासवर्ड मैंने डेस्कटॉप पे एक नोटपैड की फाइल में लिख रखा है, और कोई वो फाइल लेके चला गया, तो अब इसमें AWS वाले क्या सिक्योरिटी दे देंगे आपको? समझ गए? तो सिक्योरिटी, ऑल्दो सम पार्ट ऑफ इट इज देयर by AWS, but some part of this security part is the responsibility of the person dealing with the infrastructure. If they don't do correct deployment, they can make sure कि वो गड़बड़ चले. Then there is flexibility, क्योंकि हम जब चीज़ें यहाँ चलाते हैं, हम अपने हिसाब से, जैसे जोग्राफिकली फ्लेक्सिबिलिटी आपने देख लिया, हम जहाँ चलाना चाहें वहाँ चला सकते हैं. देन इवन व्हेन वी रन द मशीन, वी हैव गॉट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ, लेट्स से EC2 में चलते हैं. अभी इस चीज़ की चिंता मत करना मैं कैसे कर रहा हूँ. ये कैसे करने वाला पार्ट हमने सीखना है, ठीक है, अलग अलग सर्विसेज के वक्त. EC2 देखेंगे आगे, नेटवर्किंग देखेंगे आगे. मैं अभी बस डेमो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि साथ में आपको रिलेट हो पाए वो चीज़ों को. जैसे हम अगर मशीन चलाना चाहें यहाँ पे, तो we have got the flexibility of selecting what kind of machine we want to run. We want to run Mac OS, Ubuntu, Windows, Red Hat, क्या चलाना है, we can select. Okay. And ये आपको ऑप्शन दे रहा है इस चीज़ का, कि जैसे मान लो मैं Amazon Linux चलाऊं, या मेरे को विंडोज़ चाहिए तो विंडोज़ में भी आप बता सकते हो कि मुझे कौन सा विंडोज़ का वर्जन चाहिए. ओके, 2016, 2019, 22 क्या. So what I'll be doing here is I will launch a machine with a few clicks. मैं जल्दी से चलाऊंगा उसको. मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ, when I say that you have availability in minutes with a few clicks, then we really have the availability in few minutes. I'll give it a name. और ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे क्या चलाया है, ये की पेयर क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको. बट अभी मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं तो इसको एक स्क्रिप्ट दूंगा बेसिकली, जिससे ये जल्दी से HTTP की सर्विसेज इंस्टॉल कर लेगा. मैनेज टू लॉन्च दिस इंस्टेंस, मतलब एक वर्चुअल मशीन लॉन्च की है, और इससे रिलेटेड कई चीज़ें आपके पास यहाँ साथ साथ में पैरेलली चली हैं. ये इस मशीन का पब्लिक IP है, एंड थोड़ा सा मशीन बूट होने में तो टाइम लगेगा ही, बट इफ़ यू if you consider the time after that, once the machine has booted, तो ये दुनिया भर के लिए लाइव हो गई ये मशीन. ओके,
and if we try to paste the IP address of it in the browser, then this machine is running. So even this is running for everybody. It's not just running for me and accessible for me. I'll paste the link in the chat. आप भी खोल के देखो, आपके पास भी खुल जाएगी. एंड मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि देखो, विद इन अ फ्यू मिनट्स we, while sitting here in India, can launch machine in North Virginia for whatever purposes we want and use it. This is showing you the flexibility of cloud. This is showing you the main key features of cloud. अब जैसे इतनी जल्दी आप अगर कोई वेबसाइट लाइव करना चाहो, ऑन प्रेम में नहीं कर सकते हम ये काम, क्योंकि अगर ऑन प्रेम में करना है तो समवेयर यू विल से एक सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता हूँ, वहाँ से लिंक लाओगे, वो कनेक्ट करोगे, फिर कोई सर्वर चलाएगा, उस पर कुछ इंस्टॉलेशन करेगा वगैरह, और फिर चीज़ें चलेंगी. वो सब आपको यहाँ मिल जाता है ऑलरेडी. प्लस यू हैव रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी इन द सेंस मैनी थिंग्स आर क्वाइट रिलायबल. मतलब अब ये रिलायबिलिटी भी थोड़ी सी डिपेंड करती है कि आप किसी चीज़ को कैसे डिप्लॉय कर रहे हो. जैसे सपोज आई एम हैविंग समथिंग which I have deployed in one of the places. इधर क्या होता है इसमें, ये जो आप नाम देख रहे हो, I'll come to this in detail, but जैसे ये देख रहे हो नॉर्थ वर्जीनिया, इन सारे, इनको हम रीजन कहते हैं. इन सारे रीजन्स के नाम के आगे आपको ये कोड से दिख रहे हैं, यूएस ईस्ट 1, यूएस ईस्ट 2, AP South 1, AP South 2. These are the, you can say technically the names for all these things. Now ये क्या करते हैं यहाँ पे, जब एक लेट्स से नॉर्थ वर्जीनिया में हमने कोई चीज़ चलाई, तो नॉर्थ वर्जीनिया में कोई चीज़ चलाने पे उस एक नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन के अंदर, ये यूएस ईस्ट 1 आपका वो नॉर्थ वर्जीनिया का रीजन है, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, दे आपका 2006-7 वाले रीजन है. देन व्हाट यू कैन डू इज, विद इन दिस रीजन इन्होंने टुकड़े बना रखे हैं अलग अलग फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिनका नाम इन्होंने अवेलेबिलिटी जोन रखा है. ऐसा क्यों किया हुआ है? जैसे आप अगर अपनी एप्लीकेशन को रिलायबली चलाना चाहते हो, यूएस ईस्ट 1 के बाद इन्होंने इन अवेलेबिलिटी जोन्स के नाम रखे हुए हैं. अवेलेबिलिटी जोन ए, अवेलेबिलिटी जोन बी, अवेलेबिलिटी जोन सी, अवेलेबिलिटी जोन डी, ई, एफ. नॉर्थ वर्जीनिया में तो 6 है, बट मरे से मरा आपको किसी रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन जरूर मिल जाएंगे. आप जब अपना ये सर्वर चला रहे हो ना, वो इनमें से किसी एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर चला रहे हो. अब इससे फायदा क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जब आप इस चीज को यहां चला रहे हो, यहां पे अगर मेरे को रिलायबली चीजें चलानी है, इन्होंने इन अवेलेबिलिटी जोन को मीनिंगफुल डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है. मतलब देखो, कुछ चीजें AWS वालों के भी कंट्रोल में नहीं होती. कभी कभी आउटेज हो सकती है, दे आर सेइंग रिलायबल है, बट जैसे सपोज जहां पे ये है वहां पे सपोज बारिश अचानक से बहुत ज्यादा आ जाए और बाढ़ आ जाए, फ्लड आ गया. अब बट ऐसे में बहुत कम चांसेस हैं कि आपका ये वाला अवेलेबिलिटी जोन भी डाउन हो, ये वाला अवेलेबिलिटी जोन भी डाउन हो और ये भी हो, क्योंकि इन्होंने जैसे 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक के बीच का डिफरेंस कई बार इन्होंने रखा होता है. मतलब जब ये बोल रहे हैं ना नॉर्थ वर्जीनिया, देन दे आर नॉट सेइंग, या जैसे मुंबई बोल रहे हैं तो देन दे आर नॉट सेइंग कि मुंबई, मुंबई के आसपास जो इन्होंने डेटा सेंटर्स AWS वालों ने खोल रखे होंगे, उन डेटा सेंटर्स में से किसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप चीजें चलाते हो. अब इससे रिलायबिलिटी में फर्क क्या पड़ता है? जैसे मान लो मैं एक बहुत अच्छे से एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहता हूं, तो rather than running all my virtual machines in this one availability zone, what I will do is run one of them here, another one here, another one here. जैसे मान लो मैं 4 मशीन चला रहा हूँ,
अगर मैं उन्हें 4 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में स्प्रेड कर देता हूं तो चांसेस फिर कम है स्टिल कि सारा ये डाउन होगा। तो समझ गए, रिलायबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वे थिंग्स आर डिप्लॉयड। इफ यू डोंट डिप्लॉय थिंग्स प्रॉपरली, इसीलिए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पर मीन पीपल विल डिप्लॉय इट लाइक देयर रिकमेंडेड वे के हिसाब से। इजी टू यूज है, देयर इज availability, huge variety of regions and availability zones available here। स्केलेबिलिटी है एंड हाई परफॉर्मेंस है, क्योंकि जैसे यहाँ देखोगे ना, अगर इस मशीन ने भी ये कहाँ चली है, यूएस ईस्ट 1 में तो चली है, बट यूएस ईस्ट 1D में दिख रहा है, ये वहाँ रन हो रही है। ओवर हाउ मेनी सीपीयू कोर्स, हाउ मच रैम यू वांट टू गिव। जैसे अगर हम इस पे क्लिक करें कंपेयर इंस्टेंस टाइप्स में, देर आर इंस्टेंस टाइप्स। मैं ये बात कर रहा था दैट बेसिकली जैसे हमने जो ये मशीन चलाई जिसमें एक सीपीयू कोर 1 GB रैम है, वी कैन रन अ बिगर मशीन एंड वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस लेटर। जैसे हमने जब ये मशीन चलाई तो हमने T2 माइक्रो ही चला दी विच इज़ 1 GB रैम एंड 1 CPU कोर। बट इफ इन केस वी वांट टू मॉडिफाई दिस लेटर, वी कैन वी have the option of scalability, and we also have the option of deciding what kind of CPU resources, RAM resources will this machine have। जैसे यहाँ instance type देखोगे आप, there are different kinds of instance type। if you click compare instance types, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की instances दिख जाएंगी, different amount of CPU cores। so let's say we select this one, it will give us 16 CPU cores and 32 gigs of RAM। और बहुत वैरायटी ऑफ मशीन्स इन्होंने अवेलेबल रखाई है यहाँ पे, यू नो, ऑल द वे फ्रॉम वेरी बेसिक मशीन टू वेरी वेरी हैवी मशीन वेयर यू आर हैविंग 896 CPU cores and 12 TB of RAM or 32 TB of RAM। This kind of machine is available here as well। Okay, so you really have a lot of scalability, but billing भी उस हिसाब से आएगी, ठीक है। if you want to sell everything and just give all your money to AWS, run this machine, मजा ही आ जाएगा बिलिंग का। प्लस एट द सेम टाइम इट हैज लॉट ऑफ हाइब्रिड कैपेबिलिटीज। मतलब जो आप चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें ऑन प्रेम हमेशा चलेंगी, मतलब जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ क्लाउड में अपलोड नहीं हो सकते, तो एम्प्लॉयज़ तो आपके ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रहेंगे। अब उसको अगर इंटीग्रेट करना है विद AWS, वी हैव दैट ऑप्शन, एंड यू कैन ऑटोमेट मल्टी रीजन बैकअप्स वेयर इफ यू वांट a copy of data into another region जैसे मैंने कहा, maybe we are having data in the North Virginia and we want to make a copy of that to Ohio or Mumbai or somewhere else, we can do that। पे एज यू गो प्राइसिंग है। पे एज यू गो वर्ड आपको यहाँ बहुत कॉमनली सुनने को मिलेगा, क्योंकि बिलिंग उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से आप यूजेज करोगे। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग AWS? यू हैव गॉट स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी, you have got high availability and reliability, fast performance, and largest most flexible global footprint। let me show you what I mean by that। जैसे अगर आप AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्च करोगे तो दे हैव अ लॉट ऑफ regions across the world। okay, look at this। so ये जितने छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, these are all regions। एंड जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये हैदराबाद है, ये मुंबई है, ये सऊदी अरेबिया का आने वाला है। ओके, दे आर बिल्डिंग, जर्मनी का आ रहे हैं। तो दे हैव अ लॉट ऑफ रीजन्स डिफरेंट कंट्रीज में, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस चीज़ को डिप्लॉय करते हो। तो ग्लोबल फुटप्रिंट वाइज ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज कवर हो जाती हैं,
एंड इवन जैसे आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे कुछ चीज़ों को कवर कम किया हुआ है। जैसे अफ्रीका देखोगे, अफ्रीका इज लेस कवर्ड बिकॉज यू नो इट्स वेरी लार्ज, राइट? बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है किसी चीज़ की, सो देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू एक्सपैंड। मतलब ऐसा नहीं कि आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। एंड इफ यू लुक एट दिस, दे हैव 36 लॉन्च्ड रीजन्स जिनके अंदर 114 अवेलेबिलिटी जोन है। आपके पास ढेर सारे रीजन्स। और जैसे इसमें देखोगे, इसमें आपको दिखेगा भी, जैसे इसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन है, ये दिख रहा है नॉर्थ वर्जीनिया, इसमें 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। AWS गव क्लाउड भी बना रखा है। गव क्लाउड इज फॉर US गवर्नमेंट, where they have dedicated resources to run the applications which government of US government uses. So एक गव क्लाउड यहाँ बना रखा है, एक गव क्लाउड यहाँ पे बना रखा है, which is being used by US government. And new regions are getting created. Now, one common question people have is like, कौन सा रीजन यूज करना चाहिए, और क्यों हम एक रीजन को चूज करेंगे ओवर सम अदर रीजन? सो लेट्स डिस्कस दैट. What are the reasons to choose one region over another? First thing is that आपका कस्टमर कहाँ है। देखो, जैसे मैं कोई चीज होस्ट कर रहा हूँ यहाँ सर्वर, जितना जोग्राफिकली दूर मेरा एंड कस्टमर होगा जिसने ये खोलना है जो मैंने होस्ट किया हुआ है सर्वर पे, उतना डिफिकल्टी होगी। जैसे सपोज करते हैं मैंने ये चीज़ होस्ट की है यूएस में। अगर मैंने यूएस में ये चीज़ होस्ट की हुई है और मैं इंडिया से इस चीज़ को एक्सेस करवा रहा हूँ, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि जोग्राफिकली डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें डिले इंट्रोड्यूस होगा ही होगा। सो द फर्स्ट रीज़न why you would want to choose one region over another is कि आपका एंड कस्टमर कहाँ है, उसकी लोकेशन, एंड कस्टमर की लोकेशन मैटर करेगी। इफ द एंड कस्टमर, लेट्स से यूरोप, then we should not be selecting Mumbai region or Hyderabad region to run this machine. The second reason why you would want to choose one region over another is रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जैसे सपोज करते हैं मैंने एक मशीन रन की, अब कई बार आपकी जो बिजनेस होगा, जिस बिजनेस के लिए आप ये चीज़ होस्ट कर रहे हो, उस बिजनेस को कोई रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर अ बैंक। नाउ बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय RBI। अगर आप RBI की बात नहीं सुनोगे बैंक होके, तो RBI आपको बिठा देगा, बिजनेस खत्म। तो कई बार रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे आई थिंक RBI के ऐसे नॉर्म्स हैं भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्टली व्हाट आर देयर लॉज फॉर दिस थिंग एंड ऑल, बट जैसे RBI रिकमेंडेशन देता है कि भाई बैंक है और कस्टमर का जो डेटा है आपका, अगर आप इंडियन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, दैट डेटा शुड फिजिकली बी इन इंडिया। अब अगर वो बोल रहे हैं कि वो होना चाहिए इंडिया में, एंड इफ आई से भाई मैं तो बैंक के लिए जो रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ मशीन चलाने के लिए वो टोक्यो कर रहा हूँ, तो फिर पंगा है ना। समझ रहे हो? मतलब कई बार इस तरह की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि सो एंड सो डेटा यहाँ होना चाहिए। तो इस चक्कर में भी आप कोई एक रीजन चूज करते हो ओवर अनदर रीजन। ओके, दिस इज द सेकेंड कॉमन रीजन। द थर्ड कुड बी, विच इज रेयर, बट कई बार कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको कहीं चीपर मिले तो, जैसे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट कभी कभी क्या है, कुछ रीजन्स में कोई चीज थोड़ी प्राइसिंग में 19-20 का फर्क सा है, उसमें ऐसा डिफरेंस है। तो अगर मान लो, सपोज करते हैं, लाइक ऐसा है नहीं वैसे मैक्सिमम चीज़ों में, बट सपोज करते हैं मैं बैंक ही हूँ और मेरे पास दो ऑप्शन है। अब मुंबई में भी चलाने के लिए है ऑप्शन और हैदराबाद में भी है। मान लो हैदराबाद वाले रीजन में चलाने पे मेरे को चीज़ सस्ती पड़ रही है, मे बी $0.001 पर आवर या कुछ ऐसा, क्योंकि
थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। वो कई बार डिफरेंसेस इसलिए आते हैं क्योंकि they have different tax structures या cost structures in different geographic locations, तो उस चक्कर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है इस चीज़ का। बट अगर ऐसा डिफरेंस हो तो वी मे फील लाइक भाई मुंबई छोड़ हैदराबाद में चीज़ें चलाते हैं अगर थोड़ी सी सस्ती मिल रही, क्योंकि ओवरऑल जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स चलेंगे और बहुत ज़्यादा मशीन्स चलेंगी तो बिल घटेगा। सो दीज आर 2-3 reasons वाई यू select वन रीजन ओवर अनदर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसमें कोई डाउट किसी को? क्योंकि ये सारी नॉलेज हम यूज करने वाले हैं आगे चल के, जब हम मशीन चलाएंगे कई बार हम मल्टी रीजन कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे। So like I said, see, Amazon cloud computing resources are hosted in multiple locations worldwide. These locations are composed of AWS regions, AZ and local zones. Each AWS region is a separate geographical area, तो एक region का impact दूसरे region पे नहीं होता। Within even region, each AWS region is designed to be like I said, उसके अंदर AZ बनाने का ऑप्शन रखा है ताकि आप बेटर फॉल्ट टॉलरेंस डिप्लॉय कर सको। जैसे अगर मैं मुंबई रीजन को ही चूज करूं तो मुंबई रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, सो आई शुड नॉट रन एवरीथिंग विद इन वन अवेलेबिलिटी जोन। बाद में टर्मिनेट करेंगे। Now, see, each AWS region has multiple isolated location known as availability zone, एंड हर एक अवेलेबिलिटी जोन का एक रीजन कोड होता है। जैसे आपने देखा ना, यूएस ईस्ट 1 A B C D इस नाम से, ऐसे ही आपका एक और रीजन है उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन है। कम से कम आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन जरूर दिखेंगे नए से नए रीजन में। जैसे अगर आप देखोगे तो आई थिंक सो दिस इज वेरी रिसेंट, ओके, 2023। और इवन हैदराबाद ये 2023 में ही लॉन्च किया था ऑलमोस्ट, आप मान के चलो, क्योंकि दिसंबर 2022 में एक खबर आई थी। तो मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। अब एक और ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं, विच इज नॉट मैंडेटरी बट यू हैव दिस ऑप्शन। जैसे अगर मैं रीजन और एजी की भी डेफिनेशन आपको यहाँ दिखाऊं, देखो रीजन क्या है। और फ्री टाइम में ये थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। AWS हैज द कंसेप्ट ऑफ रीजन विच इज अ फिजिकल लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड वेयर वी क्लस्टर डेटा सेंटर्स। तो एक रीजन एक डेटा सेंटर नहीं है। वी कॉल ईच ग्रुप ऑफ लॉजिकल डेटा सेंटर एन एजी। ईच AWS region consists of minimum 3 isolated and physically separate AZs within a geographic area. Unlike other cloud providers who often define a region as a single data center, multi-AZ design of every AWS region offers advantages for customer because each AZ has independent power, cooling, physical security। तो इसलिए कोई चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है कि अगर एक एजी डाउन हो तो दूसरा भी हो जाए। तो जैसे अवेलेबिलिटी जोन में देखोगे, आपको यहाँ दिखाएंगे क्या लिखा है। AZs are physically separated by meaningful distance, many kilometers from any other AZ, although all are within 100 kilometers of each other। तो ऐसा नहीं कि मुंबई में ये सारे एजी एक ही जगह खोल दिए या हैदराबाद में एक ही जगह खोल दिए, ये अलग अलग जगहों पे खोले होंगे। नेक्स्ट, देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ एज लोकेशन। ये एज लोकेशन क्या है? एक ऑप्शन है हमारे पास, जैसे अगर आप इसी को देखो, हमारे पास ये रीजन्स है, मुंबई रीजन है, हैदराबाद रीजन है। इफ आई स्क्रॉल डाउन यू कैन सी अ लॉट ऑफ एज लोकेशंस। और मैं इंडियन कंटेक्स्ट में आपको बताता हूँ, देखो जैसे इंडिया भी बड़ी कंट्री है, ढेर सारे हम लोग हैं। अब अगर सपोज करो मैं मुंबई में कोई चीज़ होस्ट करके बैठा होता हूँ और सपोज कोई नॉर्थ इंडिया से उसको एक्सेस कर रहा है, लेट्स से एक वीडियो फाइल है, और नॉर्थ इंडिया साइड से कोई आता है मुंबई से उस वीडियो फाइल को स्ट्रीम कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा,
तो जैसे अगर महाराष्ट्र वाला कोई कर रहा है या गुजरात वाला कोई कर रहा है, उसके लिए शायद चीज़ जल्दी खुले कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया वाला या नॉर्थ ईस्ट वाला कोई खोले या बंगाल वाला कोई खोले, तो क्योंकि वो ज़्यादा जोग्राफिकली जो नज़दीक है उसके लिए बेटर रहना ही रहना है। ऐसा ना हो। और ये जो एज लोकेशन वाली बात बता रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे। हम इसको करके भी देखेंगे एक टाइम पे आगे क्लाउड फ्रंट वगैरह के साथ। इससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन मूव द डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस एज क्लोज टू द एंड पॉइंट एज नेसेसरी। रीजन कितने हैं इंडिया में? दो, एक मुंबई और एक हैदराबाद। बट इफ यू स्क्रॉल डाउन एंड लुक एट द एज लोकेशन, there are a lot of edge location. There is Bangalore edge location, Chennai edge location, right? And then if you look at further, Kolkata edge location, Delhi, Pune. So point समझ में आ रहा है? एज लोकेशन से क्या होगा? If you configure it properly, if you design your architecture properly, you can make sure कि बंदा मेन रीजन पे ना जाए। इसको हम ओरिजिन लोकेशन कहते हैं। कि जैसे सपोज करते हैं मैंने कोई वीडियो फाइल यहाँ होस्ट की हुई है इस रीजन में, अब मैं यहाँ तक भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एज लोकेशन से ही वो एक्सेस कर ले। जैसे लेट्स से मैं कुछ एक्सेस कर रहा हूँ इन पुणे, so if you deploy this properly, I may get a cached copy of that content from the edge location of Pune itself and not even go till Mumbai or Hyderabad. So I hope edge location का डिफरेंस समझ में आया होगा। बट इसको ना हम कैशिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ कि आप इधर जाओ और बोलो कि मेरे को ना मशीन चलानी है। कहाँ मशीन चलानी है जी? लेट्स से दिल्ली में, नहीं चलेगी। फाइन, यू कैन टर्मिनेट दिस वन, चाहिए तो है नहीं। देखो, वैसे ही आपको टिप बता दूं एक, थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग, जब हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे ना, कोशिश करना कि आप अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, वरना आप चीज़ें ऑन छोड़ दोगे। और जब आप ऑन छोड़ दोगे तो आपकी बिलिंग बढ़ेगी, और नहीं छोड़ोगे ऑन तो आप यहाँ पे शायद मेरे अकाउंट में भी अगर ध्यान से देखो तो आई डोंट इवन गेट बिल्ड $1, एंड यू कैन सी $1 टच नहीं हुआ है कभी। ऑल्दो मेरा AWS अकाउंट अब फ्री वाली बहुत सारी सर्विसेज का टाइम खत्म हो चुका है, बट फिर भी यू कैन सी। सो आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम विवेक। सो व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग एज सर्विस वी हैव टू डिफाइन व्हाट कैश थिंग इज रिक्वायर्ड। ये ना सर्विस डिप्लॉय करते वक्त हम स्पेसिफाई करते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे हम एक। तो मैं एक बड़ी सी फाइल अपलोड करूंगा नॉर्थ वर्जीनिया में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा वो कि जब वो ओरिजिन लोकेशन से आ रही होगी वो स्लो हो रही होगी। हम जानबूझ के बड़ी फाइल डालेंगे इतनी बट जब वो एज लोकेशन से आप फेच कर रहे होंगे तो आप देखोगे वो ऐसे चुटकी बजाते आ रही होगी, क्योंकि वो जोग्राफिकली नज़दीक वाली लोकेशन से आ रही है। सो वी डिप्लॉय सर्टन सर्विसेज फॉर यूजिंग एज लोकेशंस, लाइक क्लाउड फ्रंट इज वन ऑफ दोस सर्विसेज। सो बहुत सारी सर्विसेज हैं। देर आर अ फ्यू सर्विसेज फॉर कंप्यूट, देर आर फ्यू सर्विसेज फॉर डेटाबेस, वर्चुअल मशीन्स रन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारों को धीरे धीरे देखेंगे। आज मेरे ख्याल से इंट्रोडक्टरी इतना ही करेंगे। कल मैं फ्रेश क्लास में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वगैरह के बारे में बताऊंगा। इन द मीन टाइम अभी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो तो वो आप बता सकते हो, नहीं तो हम एंड करते हैं। Hello. हाँ जी दिवाकर। Yeah. So Sudhanshu. So wanted to check, like, we will also touch base on the express route concept also. Like sometimes in the interview they ask. मैं बता दूंगा आपको, कोई नहीं। वैसे वो नेटवर्किंग का ही कंसेप्ट है। यस, वी कैन टच ऑन दैट। थोड़ा बहुत इधर उधर देखो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम बिल्कुल भी ऑफ द टॉपिक नहीं जा सकते। थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकते हो। कोई एक आध आपकी क्वेरी रहेगी तो वी कैन रिजॉल्व दैट। सुधांशु, जस्ट वांट टू आस्क, इस कोर्स की एक्सपर्टीज के लिए वी शुड ओनली रिलाई फॉर दीज वीडियोस, या कुछ और कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट या कुछ और हमें चाहिए? लाइक मैं भी कंटेंट मैच कर रहा हूँ फॉर व्हाट वी, जो हमें अभी करना है और जो हमारे पास ऑफिशियल पे है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ है।
बट मेरे कहने का मतलब है टू मेक श्योर कि जब ये देखो कोर्स खत्म हो। हाँ, किसी भी टॉपिक की मास्टरी कभी नहीं होती है, इट्स एग्जैक्टली। एन हाँ, एवर लर्निंग थिंग। मुझे एडब्ल्यूएस सारा नहीं आया, आई प्राउडली से दैट। तो आपको भी नहीं आएगा। वो तो बहुत कई। बड़ा है, मतलब हाँ अभी जैसे हमारे पास सिनारियोज आते हैं, मेरे पास आते हैं अभी प्रोजेक्ट्स ऐसे हम्म जिसमें लिफ्ट एंड शिफ्ट होता है। हम्म तो लॉजिकल होना तो इट्स ओके, वो हमारे को इस कोर्स से एक लॉजिकल ओवरव्यू का पता लग जाएगा, तो दिस इज व्हाट सपोज टू बी डन, और ये स्टैंडर्ड्स हैं जो एडब्ल्यूएस कहता है कि फॉलो होने चाहिए। हम्म। वो आइडिया आपको लग जाएगा, बट डीप डाइव ऑफ एवरी सर्विस और एवरी बॉक्स टू बी लिफ्टेड एंड शिफ्टेड करना, वो सबके वो हो भी नहीं हाँ सकता ना, देखो हाँ हाँ बिजनेस यूज केसेस ही अलग अलग हैं। हाँ कई बार ऐसा होता है कि यार नहीं, हमारे यहाँ ना ये चीज ऐसे ही करते हैं, एडब्ल्यूएस क्या कहता है उसको छोड़ दो। हाँ, तो वो वाली चीजें आप चाह के भी सर्टिफिकेशन एग्जाम या इवन वाइट पेपर जो होते हैं, ये तो जनरल गाइडलाइंस है ना, समटाइम्स एग्जैक्टली। यू डोंट फॉलो देम। तो जब तक हम उसमें काम नहीं करते तब तक हमें वो एक्सपर्टीज नहीं मिलेंगी स्पेसिफिकली टू योर डोमेन, राइट? हाँ, डोमेन नहीं खाली, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री दैट यू आर गोइंग टू वर्क फॉर। बैंकिंग इंडस्ट्री अलग तरीके से एडब्ल्यूएस यूज करती है, गेमिंग वाले अलग तरीके से यूज करते हैं। तो वो इसीलिए मैं वो आपको वाइट पेपर वाला वो वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क वाले दिखा रहा था, हम्म, क्योंकि अपने आप ही यूज केसेस बदल जाते हैं ना लोगों के। एग्जैक्टली। ये जैसे बोलते हैं वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क में, तो ये बोलते हैं कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सिक्योरिटी पिलर, रिलायबिलिटी पिलर, बट ये जो हैं ये यूज केसेस हैं, जैसे अलग अलग यूज केसेस हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये देखोगे, सपोज करते हैं आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद ले, तो आप ये मर्जर एंड एक्विजिशन वाले को देखोगे। नहीं खरीदा, आपके करियर वाइज काम ही नहीं आया ये, तो हम्म, इसका वो कोई यूज ही नहीं। यूज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने ये बताया, हाउ डू यू प्लान टू स्ट्रक्चर योर कंपनी एंड प्रोसेस टू सपोर्ट मर्जर एंड एक्विजिशन। इन्होंने बहुत सारी चीजें, ये ना ये कहानियों सी हैं, मतलब ये वाली जो स्पेशली वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क या जो मैं वाइट पेपर्स वाला बोल रहा हूँ ना, फ्रैंकली स्पीकिंग लेजर रीडिंग में मैं भी इसको पढ़ता हूँ। लेजर रीडिंग, नॉट वो ना दिमाग खोलने के लिए कि अच्छा हाँ ऐसे सोचा नहीं था मैंने कुछ, ओके। वो दिमाग खुलता है उस चीज को लेके कि कैसे जैसे ये देखो ना, रिलायंस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूजेस एडब्ल्यूएस वेल आर्किटेक्चर टू बिल्ड। अब उन्होंने बातचीत की हुई है वहां पे कि हमने ये करना था, हमने ये कंपनी एक्वायर की, तो हमने वो आपको अलग अलग चीजों के बारे में वो सोचोगे तभी आप, जब वो कंपनी करेगी वो काम। एक और क्वेश्चन है, फ्रॉम करियर perspective, if one has a networking background, how will AWS solution architect help and what kind of job will be available? How will this course help to get cloud network job? What other skills are required? ट्रांजिशनिंग जरूरी नहीं है, देखो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम नेटवर्क इंजीनियर टू क्लाउड इंजीनियर जरूरी नहीं है। लोग ऐसे ज्यादा चाहिए जो ऑन प्रेम और क्लाउड दोनों जानते हो, और ये रेयर हैं जनरली। जैसे फ्रेशर्स आते हैं ना, तो फ्रेशर्स क्या करते हैं, वो बस क्लाउड क्लाउड सीखते हैं। अब क्लाउड क्लाउड सीखने का नुकसान मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे हम एक वर्चुअल नेटवर्क बना रहे हैं, अब उसमें जो मैंने देखे हैं कई बार बिगिनर्स वो ऐसे कर लेते हैं, वो ऐसे देखते हैं अच्छा 10.0.0.0/16 या /24 ऐसे करके। द गाय हु हैज जस्ट मास्टर्ड क्लाउड हैज नो आइडिया अबाउट नेटवर्किंग, लेट से उसके लिए ये ना ऐसा होता है, ये पता नहीं क्या लिखा है, कुछ लिखा होता है बस वो ऐसे डाल देता है इसको कि देख दुख के किसी से पूछ पाछ के। बट अब जो ऑन प्रेम में नेटवर्किंग देख के आया है उसको मालूम है कि भाई ये क्या है, ये सबनेट है, तो इसका मतलब ये है कि 10.0.0.0 से लेके 10.0.0.255 के आईपी के लिए कहाँ जाओ। तो वो बंदा जो यू नो ऑन प्रेम प्लस क्लाउड, एंड दिस इज ट्रू फॉर मैनी अदर डोमेन्स एज वेल। मैं नेटवर्किंग का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आपने नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो उसको समझ में आता है कि ये चीज को इंटीग्रेट इजीली कैसे करना है, और वो क्लाउड भी बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डोंट जस्ट थिंक दैट यू हैव टू जंप फ्रॉम नेटवर्क इंजीनियर डोमेन टू क्लाउड इंजीनियर, क्योंकि कई लोग वो वाले चाहिए जो दोनों चीजें संभाल सकें। तो देर आर ओपनिंग्स, जैसे नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स हैं,
बट दे वांट वीपीसी का नॉलेज हो, क्योंकि कुछ पार्ट उनका क्लाउड में है, कुछ पार्ट ऑन प्रेम है। जैसे आप माइग्रेशन की भी अभी बात कर रहे थे, रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है। पीपल आर ऑल्सो कमिंग बैक फ्रॉम क्लाउड टू ऑन प्रेम। बिलिंग के बाद, राइट? हाँ, जब उनको हार्ट अटैक आ जाता है बिलिंग देख देख के आई हैड कि रेड सम ये, आर्टिकल्स। हाँ, कि ये क्या हो रहा है। और फाइनेंस वाला भी जब झाड़ देता है आके कि यार ये क्या बदतमीजी है। हाँ, कभी तुम्हारा बिल 4 करोड़ का होता है महीने का, कभी 3 करोड़ का होता है, वो प्रोजेक्शन हम कैसे निकालेंगे फिर फाइनेंस की। तो उनको लगता है कैपेक्स करके अपना रख हाँ, लो तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि देखो ना, वैसे भी आप अगर किसी भी बिजनेस, आप दुकान चला लो, व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर एनी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो उतना थोड़ा गंदगी बढ़ जाती है, वो संभालना मैनेजमेंट के लिए। कि सेल्स वाले को पता नहीं है क्या टारगेट्स अचीव करें, फाइनेंस वाले को पता नहीं कितना पैसा रखे और कितना कैपेक्स में डाले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउड, मतलब आई हैव अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, like people say कि everything will go to cloud. I don't believe in that theory. I think both will stay. Many companies may in 5 years time come back to on-prem from cloud. अभी तो आई थिंक व्हेन यू टॉक्ड अबाउट शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी, उसमें आई थिंक ओरेकल वाज, उनका भी अपना क्लाउड है। हम्म। तो उनका तो सारा डेटा ही चला गया। आई थिंक एफबीआई थिंक और इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन दैट। हाँ, वो ये चलता रहता है ना, देखो। बट अब क्या है ना कि मजबूरी वाली बात है। दीज कंपनी स्पेशली जो ये बड़ी बड़ी सारी हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और एप्पल, ये वो वगैरह, मतलब चाह के भी आप इनको मार भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मार्केट में एक ट्रेंड आता है, एवरीबॉडी फॉलोज दैट ट्रेंड। जैसे अभी एआई और एमएल का आ रखा है, तो सब उसको फॉलो कर रहे हैं। सर्टेन टाइम के बाद लगेगा ये तो नॉर्मल जैसे ही है। जैसे मैंने किसी को पूछा ब्रिटिश टेलीकॉम में, तो वो कहते हैं कि हम ऑटोमेशन करते हैं, लेकिन ऑटोमेशन करने के लिए जो डेटा फीड करना पड़ता है वो सारा मैनुअल है। उसके बाद वो डेटा को यूज करके क्वेरी रन करके आंसर देता है। बट पॉइंट इज मैनुअल इंटरवेंशन वाज रिक्वायर्ड। बट कंपनी ने बोला है कि आपको ये ऑटोमेशन करना है तो वो करना है, तो सीखना भी पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं नहीं, सेम। वो हैं, देखो, लाइक आई नो समबडी, ठीक है, उनका वो इंडिया में ही जॉब करते हैं, ठीक है, लो लेवल जॉब्स हैं, वो बता रहे थे ऐसा, कहते बहुत सारी लो लेवल जॉब्स इंडिया में इस वक्त वो चल रही हैं। डॉलर बेस्ड बिलिंग है, आर्ली बिलिंग। कहते हमने बहुत सारे बंदे हायर किए हुए हैं, क्या करते हैं, करीब वो बता रहे थे 5-6 लाख लोग कर रहे हैं करंटली ये काम। रिमोट वर्क है, लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। कहते हैं हम जैसे ऑडियो का ट्रेनिंग, उनका एलएलएम ट्रेन कर रहे होंगे वो मॉडल, वो बंदे ऑडियो सुनते हैं और उसका टेक्स्ट छापते हैं और बताते हैं। तो इवन टू मेक दोज काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे हम अभी इमेज का देख रहे थे, somebody will look through many of these images and say कि भैया अच्छा, like this person is this much years old, ऐसा ह्यूमन मैनुअल काम कहीं होगा ना, तब आप ट्रेन करोगे बहुत सारे किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को, फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट डेटा फीड करने के लिए तो वो मैनुअल काम हमेशा ही रहेगा, जितना मोर मे बी एक टाइम के बाद नहीं चाहिए होगा। मेरे को ऐसा लगता है, जो आप कह रहे हो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड आता है, लोग दबा के उस ट्रेंड के पीछे भागते हैं, फिर इतना सारा सैचुरेशन आ जाता है, वो ढेर सारे लोग हो जाते हैं मार्केट में वो पड़े हुए, तो फिर वैल्यू गिर जाती है उस चीज की। अभी अभी मैंने रिसेंटली सर्टिफिकेशंस की बात चल रही थी, तो सीसीआई का हाइप था एक टाइम, सबने सीसीआई किया। फिर अब सीआईएसएसपी आ गया, तो अब सब सीआईएसएसपी कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिशनर एआई का ऐड हुआ है, ऐसे वाले कोर्सेज चल गए हैं सभी वेंडर्स के। तो हर टाइम हर कुछ सर्टेन टाइम के बाद या टाइम स्प्रिंग के बाद ऐसे आते हैं कि भाई अब ये कर लो, बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, अभी ये कर लो। नहीं, देखो, सर्टिफिकेशंस, आई विल टेल यू, सर्टिफिकेशंस आर एक्सटर्नल वैलिडेशंस। एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद people stop caring about external certifications and also companies stop caring about external certifications, ये वाली चीज है। तो वहां पे आके, जैसे अगर मेरे को कोई अभी सीसीआई के पैसे भी देना तो मैं नहीं करूंगा, एक किया हुआ है, बट मैं कह रहा हूँ कि मान लो कोई मेरे को बोले कि आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज, तो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स
हो चुके हैं, अब उस एक्सटर्नल वैलिडेशन के बेसिस पे मेरे को जज नहीं किया जाएगा। ओके, तो वो मेरे लिए रेलेवेंट हो जाता है। फिर सर्टिफिकेशंस क्यों किए जाते हैं, अब आप बोलोगे वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कंपनीज को शो ऑफ करना होता है, कई बार इंडिविजुअल्स को शो ऑफ नहीं करना होता। सपोज एक कंपनी को शो ऑफ करना है क्लाइंट को कि हमारे पास XYZ सर्टिफाइड इतने सारे लोग हैं प्रोजेक्ट उठाने के लिए, तो उस चक्कर में भी किए जाते हैं। फिर कंपनी स्पॉन्सर करती है आपके सर्टिफिकेशन। मैं पोलोल्टोज नेटवर्क सिक्योरिटी चेक पॉइंट वगैरह सब पे काम करता हूँ, और मुझे बोला गया कि आप PCNS E किया हुआ आपने PCNS C करना है, तो उसके लिए कूपन आपको लेना पड़ता है आफ्टर सर्टेन बीकन ट्रेनिंग्स। जब वो ट्रेनिंग के लिए मिल गया तो दे वांट मी टू डू PCNS कंसल्टेंट लेवल। तो मैंने कहा कंसल्टेंट की मुझे जरूरत तो तब पड़ेगी जब मैं प्रिज्मा सैसी ये सब पे काम करूंगा, अभी मैं उस पर कर नहीं रहा हूँ, बट क्लाइंट को चाहिए, तो मेरे अप्रेजल में ऐड कर दिया उन्होंने कि PCNS ये पे आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज अप्रेजल वो में वही है ना, वो हाँ, क्लाइंट शो ऑफ वाली बात है। हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव सुधांशु? इंट्रोडक्शन वाइज अगर बात करें, आई स्टार्टेड विद राउटिंग स्विचिंग स्टफ, देन आई वेंट इनटू वॉइस ओवर IP, COCM, IP फोन्स, CCI भी किया उसमें, पहले फेल हुए फिर पास हुए। साइबर सिक्योरिटी, फायरवॉल, फिर आप बोलोगे क्लाउड। क्लाउड भी आई स्टार्टेड क्लाउड अराउंड यू कैन से 7-8 years बैक, तो मैं क्लाउड देख रहा था पहले इंडिविजुअली खुद के लिए, नॉट फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। सो अप्रॉक्स हो गए अब 13-14 साल देखते हैं अलग अलग चीज़ों को। इस बीच में और बहुत कुछ देखा है, मतलब सी आई डोंट डिलीवर ट्रेनिंग ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई नो। जैसे एक टाइम पे मैंने VMware वर्चुअलाइजेशन बहुत देखा है, सर्वर्स के साथ कैसे क्या होता है, वो वर्चुअल डिस्क वहाँ कैसे बनती हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है एक बड़े क्लस्टर ऑफ सर्वर्स को, बट वो ट्रेनिंग नहीं दी कभी। ओके, तो बहुत मसाला हो गया, विद टाइम हो ही जाता है। वो सबके साथ है, मेरे साथ भी है, बट मेरा मसाला इतना ज्यादा हो गया है कि अब पैकेज और पोजीशन तो ठीक है, बट अब लगता है कि अब जब मैं नेक्स्ट के लिए अप्लाई करता हूँ या लिखता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन, तो अब वेल डायरेक्टेड जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंपनी क्या कर रही है, जो छोड़कर जा रहा है उसने जो जो काम किया था वो जॉब डिस्क्रिप्शन में डालते हैं और बोलते हैं कि हमें ऐसा बंदा चाहिए। और अब मुझे वही लग रहा है AWS इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट जो क्लाउड की, मैंने AZ700 हाँ, सेल्फ स्टडी किया है जैसे। वो है ही। मैं हाँ तभी तो कह रहा हूँ क्लाउड प्लस समथिंग चाहिए। हाँ क्लाउड खाली क्लाउड नहीं चाहिए असल में, हाँ, इट्स एन एडिशनल स्किल सेट रिक्वायर्ड विद समथिंग एल्स, विद मे बी नेटवर्किंग डेटाबेस ये वो। मल्टी वेंडर। बाकी it also depends on, I'll tell you one more thing, it also depends on what you are chasing in life। एक एक टाइम के बाद आपको वो थोड़ा ना खुद अगर रिलैक्स्ड मोड में जाना हो तो यू विल, व्हेन यू स्टॉप चेजिंग मोर थिंग्स, दोस मोर थिंग्स विल स्टॉप चेजिंग यू बैक। एंड करें फिर। या हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हम्म। नेटवर्क और AWS के साथ अगर करियर आगे बढ़ाना है तो ये कोर्स के साथ अलोंग और कौन से स्किल सेट्स है वो जो रिक्वायर्ड रहेंगे? इज इट SD-WAN रिक्वायर्ड और इज एनीथिंग जेनकिंस एंसिबल और एनीथिंग लाइक दैट? नहीं देखो, ये ऐसा है ना, यहाँ जैसे आप इसमें सपोज EC2 में देखोगे, जहाँ मैं मशीन लॉन्च कर रहा था, क्या आपको AWS में मिलेगा और क्या AWS में नहीं मिलेगा, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे आप लॉन्च इंस्टेंस करने जाओ, अब आपके पास बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको आप चला सकते हो AWS में। ओके, इफ़ यू लुक एट मार्केट प्लेस AMIs, ये हम आगे देखेंगे भी, तो यहाँ बहुत सारी और चीज़ें हैं। कैन यू रन अ Palo Alto फायरवॉल हेयर? यस यू कैन रन। स्प्लंक चला सकते हो आप, फॉर्टिनेट चला सकते हो, सिस्को की चीज़ें चला सकते हो, F5 चला सकते हो। अब सपोज यू आर यूजिंग दिस थिंग, और सपोज यू आर यूजिंग एनी अदर थिंग, AWS की ट्रेनिंग में ये डिस्कस नहीं होगा कि ये F5 क्या चीज़ होती है या फॉर्टिनेट क्या चीज़ होती है, वो आपको फॉर्टिनेट की ट्रेनिंग में ही मिलेगा। बट थोड़ा अगर AWS का नॉलेज नहीं है तो आपको यहाँ की नेटवर्किंग से समझ नहीं आएगा कि उसके साथ में क्या इम्प्लीमेंट करूँ और क्या नहीं करूँ, समझे? मतलब जब आप सपोज यहाँ पे Palo Alto फायरवॉल डिप्लॉय कर रहे हो, मशीन रन करना इज इजी, यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड गिव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, टिक 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 हो जाएगा।
बट जब Palo Alto फायरवॉल कोई मैनेज कर रहा होगा तो उसको Palo Alto की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा ही सिस्टम रहेगा क्लाउड के साथ, समझ गए? मतलब Okay. एडिशनल आप क्या डालना चाहते हो ये टोटली आप पे है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रेड हैट की भी मिल जाएंगी। अब अगर मैं यही जो सर्वर्स चला रहा हूँ, जैसे आप एनसिबल की बात कर रहे थे, सपोज आई एम रनिंग अ लॉट ऑफ लिनक्स सर्वर्स हियर, आई विल नीड एनसिबल एज अ स्किल सेट। बट अगर नहीं कर रहे हो, वो कोई और हैंडल कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंत नहीं है कोई। इस ग्रुप में we have everyone experienced or we do have freshers also? Just curious. I'm experienced. Ronson, right? Yes. फ्रेशर जनरली फिर बोलता नहीं।